चलो जी, लास्ट क्लास में तो ये डिस्कस हो गया था, ठीक है सचिन दीदी, मतलब 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन। आज थोड़ा सा सर्कुलर मोशन का और रिलेटिव का डिस्कस कर लेते हैं। काइनेमेटिक्स में ये 2 टॉपिक और भी है ना। तो जैसे कि ये क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा पहले कंसेप्ट रिवाइज कर ले जल्दी से। कर जी, रुको एक मिनट। मोटरिस्ट ट्रैवलिंग ऑन द कर्व्ड सेक्शन ऑफ हाईवे 750 मीटर एट द स्पीड इतना, और मतलब एक बार देख लें आप क्या है इस कंसेप्ट को, उसके बाद बताते हैं कैसे करना है। रीड हो गया क्वेश्चन? यस सर। तो इसमें जो इन्वॉल्व है कंसेप्ट वो ये इन्वॉल्व है, मतलब जल्दी से रिवाइज करें इसको, वैसे आपको याद दिलाएं कि कंसेप्ट्स क्या क्या इसमें टच कर रहे हैं, कौन से कंसेप्ट लगने हैं। कि जब आप सर्कुलर मोशन कर रहे होते हो तो एक्सेलरेशन कभी भी निकालना हो अगर तुम्हें सर्कुलर मोशन के टाइम पर, तो आप याद करेंगे कि एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में निकालने के लिए आप बेसिकली 2 एक्सेलरेशन निकालते हो, मतलब 2 कंपोनेंट्स, एक सेंट्रिपिटल वाला और प्लस एक टेंजेंशियल वाला, ये 2 निकालते हो। सेंट्रिपिटल प्लस टेंजेंशियल, कंसेप्ट ये है इसके अंदर कि टोटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए सेंट्रिपिटल चाहिए प्लस टेंजेंशियल चाहिए। और इनके जो फॉर्मूले थे वो ये थे कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन को मैग्नीट्यूड में जब निकाला जाता है तो मैग्नीट्यूड बाई जिसकी वैल्यू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई r एंड डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर। और टेंजेंशियल वाली एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन थी वो याद करो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो वो डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के थ्रू dv बाई dt करके डिफाइन करते हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को, और जो कि अलोंग टेंजेंट है। तो इन कंसेप्ट्स को यहाँ पर अप्लाई करो। ये जो लाइन दे रखी है कि जो स्पीड है वो रिड्यूस हुई है, स्पीड हैज बीन रिड्यूस टू 75 किलोमीटर पर आवर आफ्टर 8 सेकंड्स, जबकि स्टार्टिंग में 100 था। तो रिडक्शन इन द स्पीड कौन से एक्सेलरेशन की वजह से होगा? इसमें से टेंजेंशियल और सेंट्रिपिटल में से कौन सा एक्सेलरेशन स्पीड को रिड्यूस करने के लिए या स्पीड को इंक्रीज करने के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल है? हाँ, तो इस चेंज ऑफ स्पीड जहां पर भी होगा, जहां पर भी आपका ये चेंज ऑफ स्पीड वाला कंसेप्ट है, वो हमेशा रिलेटेड होना चाहिए आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से। इट्स मस्ट बी रिलेटेड टू द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो आप लगाओ इसके थ्रू फाइनल फॉर्मूला, उसमें भी कांस्टेंट रेट से हो रहा है ये, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट रेट से कम हो रहा। तो यहाँ पर जब आप ये वाली इक्वेशन लगाओगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली, तो ये ध्यान रखना होता है कि इसमें जो a है यहाँ पर, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का यूज करते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स वाली इक्वेशन में। और इसके थ्रू कैलकुलेट कर लो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होगा, बिकॉज बाद वाली स्पीड भी दे रखी है, पहले वाली स्पीड भी दे रखी है और टाइम भी दे रखा है, तीनों चीजें दे रखी है हमें, है ना। कि मतलब बाद में 75 था, पहले 100 था, टाइम भी दे रखा है 108। तो 75 उसको किलोमीटर में उसको कन्वर्ट भी करना होगा, सॉरी, है ना। तो 75 इंटू 5/18 करोगे इधर, इक्वल्स टू यू उसके 100 इंटू 5/18, कन्वर्जन के साथ साथ चलते जा रहे हैं, प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो टाइम यहाँ पर 8 से निकाल सकते हो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के बाद जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, हाँ जी कनेक्ट, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन माइनस में आ जाएगा, और उसके बाद इन्होंने पूछा है कि एक्सेलरेशन डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑटोमोबाइल इमीडिएटली आफ्टर द ब्रेक्स हैव बीन अप्लाइड। कैसे करेंगे यार इसका आंसर? क्यों यहाँ पर एक्सेलरेशन मतलब कौन सा एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं वो आपसे? डिटरमाइन है ना। सर ये तो सेंट्रीपिटल वाला पूछा है नहीं, टोटल एक्सेलरेशन जब बोलते हैं तो टोटल दोनों। हाँ, जब भी कोई पूछे ना एक्सेलरेशन, तो मतलब आपको रिजल्टेंट पूछा जा रहा है वहां पर, यानी कि ये स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर रखना है। तो ए टी निकाल चुके हैं, ए सी स्क्वायर और रखना है। तो ए सी स्क्वायर का मतलब बेसिकली यहाँ पर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, इसका स्क्वायर करोगे, और प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ए टेंजेंशियल स्क्वायर। तो इसमें जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन में स्पीड होगी वो कौन सी लगाओगे? सेंट्रिपिटल, 100 वाली। है ना। हाँ, उसकी, क्योंकि उसके लिए इन्होंने यहाँ पर क्या रखा है कि इमीडिएटली आफ्टर द ब्रेक्स हैव बीन अप्लाइड। तो जस्ट आफ्टर जब ब्रेक लगाओगे तो स्पीड आपको 100 वाली यूज करनी है, 100 किलोमीटर पर आवर। इसके आप सेंट्रिपिटल वाला पोर्शन निकाल लो, वी स्क्वायर बाई आर वाला, और प्लस टेंजेंशियल यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं।
ठीक है, हो जाएगा। अभी आगे बढ़ें। यस सर। यस सर। चलो जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। इसमें देखो जल्दी से इसको भी देख लें। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसमें भी दे रखा है u इक्वल टू 0, 300 रेडियस गिवन है तुम्हें। इसमें भी ये जो लाइन दे रखी है ना, एक्सेलरेट एट द कांस्टेंट रेट, ये कौन सा एक्सेलरेशन हुआ? सर टेंजेंशियल है ना, ये टेंजेंशियल दे रखा है तुमको। अब डिस्टेंस निकालने को दे रहे हैं और टाइम दैट द बस विल ट्रेवल बिफोर द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन इज 0.9। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है यार। देखो टोटल एक्सेलरेशन जो दे रखा है यानी 0.9 जो टोटल एक्सेलरेशन दे रखा है, इसको लिखोगे रूट ऑफ टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर, और टेंजेंशियल भी दे रखा है तुम्हें 0.75। तो प्रोसेस करके डिस्कस कर लेते हैं यार। सेंट्रीपिटल यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा सर, उससे v आ जाएगा। सेंट्रीपिटल जब कैलकुलेट हो जाएगा तो उससे आप v निकाल सकते हो। v स्क्वायर बाई आर की वैल्यू निकल गई। v स्क्वायर बाई आर मतलब v निकल गया यहाँ से। तो मैं कैलकुलेशंस को स्किप करते जा रहे टाइम सेव करने के लिए। v निकाल लिया। अब जब v निकाल लिया तो डिस्टेंस से ट्रेवल निकालने के लिए हम काइनेमेटिक्स वाली इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली। बस इसमें ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ पर फिर से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और कैपिटल S इस बार डिस्टेंस को डिनोट करता है। जब आप सर्कुलर मोशन में ये इक्वेशन लगाते हो तो ये डिस्टेंस को डिनोट करता है। वन डायमेंशन में जब इस इक्वेशन को लगाते हो तो ये डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। ये डिफरेंस का ध्यान रखना है आपको कि अगर हम सर्कुलर मोशन में काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस को लगाएंगे तो कैपिटल एस मतलब डिस्टेंस, वन डायमेंशन में जब लगाते हो स्ट्रेट लाइन मोशन में तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है। यहाँ पर मीनिंग थोड़ी सी बदल जाती है इसकी। तो आगे आप और टाइम के लिए भी आप v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा सकते हो। टाइम निकालने के लिए v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और साथ में यहाँ पर टाइम t। तो हो जाएगा क्वेश्चन, मतलब कैलकुलेशंस पार्ट कर लेंगे इसके बाद से। यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट देखो फिर। इसमें देखो इसको, देखो इसको क्या करना चाहिए भाई। सेम ही कंसेप्ट है वैसे इसमें भी। रेडियस गिवन है इसमें 360। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट एट द कांस्टेंट रेट 80 टेंजेंशियल, और मैक्सिमम टोटल एक्सेलरेशन मस्ट नॉट एक्सीड 1.2, और स्पीड भी दे रखी है 70 किलोमीटर पर आवर ऑब्वियसली, और स्टार्ट ट्रेन है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 रही होगी। तो u0 दे रखा है आपको, v की वैल्यू दे रखी है 70 किलोमीटर पर आवर, उसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, और टोटल एक्सेलरेशन 1.2 है। बोलिए हो जाएगा जिमचे? यस सर, हो जाएगा। है ना? यस सर। क्योंकि जो टोटल एक्सेलरेशन है उसको आप ये लिखोगे, टोटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर करेंगे तो ये सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल का स्क्वायर। तो टोटल एक्सेलरेशन स्क्वायर इक्वल्स टू ए टेंजेंशियल स्क्वायर और प्लस सेंट्रीपिटल स्क्वायर का मतलब v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r का होल स्क्वायर, और फिर v स्क्वायर को काइनेमेटिक्स से रिप्लेस कर लो। तो v स्क्वायर को काइनेमेटिक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये 80 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे तो ये u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी डिस्टेंस बाय रेडियस, उसका स्क्वायर। v स्क्वायर को रिप्लेस कर लीजिए और यहाँ पर u इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर के तुम्हारा रिजल्ट ये बन जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए टेंजेंशियल स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस 4s स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, 1 प्लस 4s स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब सब कुछ दे रखा है इसके अंदर। आपको टोटल एक्सेलरेशन दे रखा है, डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है और रेडियस की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से पहले 80 सॉल्व कर लो एंड देन जो पूछा जाएगा सेकंड पार्ट वो आ जाएगा। नहीं, डिस्टेंस नहीं दिया है सर पहले सर ए टेंजेंशियल निकालेंगे सर, फिर डिस्टेंस। हाँ, डिस्टेंस नहीं दिया है। पहले आपको ना टोटल एक्सेलरेशन 1.2 दिया गया है, तो टेंजेंशियल निकालोगे कैसे?
टेंजेंशियल सर निकालो फिर। सर वी दे सर रखा है। वी को सर, V 70 दिया मान है। लेंगे ना सर, और आर भी दिया हुआ है। तो v और r से सेंट्रीपिटल आ जाएगा, है ना। v और r से मतलब वेलोसिटी 70 दे रखी है और रेडियस 360 दे रखा है, तो आपको v और r गिवन है, मतलब कि a गिवन है, v गिवन है और r गिवन है। तो पहले 80 यहाँ से निकालेंगे, यहीं पर सॉल्व कर लेंगे 80 की वैल्यू को, और फिर वो 80 ले जा करके यहाँ पर पुट करके और डिस्टेंस कैपिटल S निकाल सकते हो। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें क्या करेंगे यार, अब रिलेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। मतलब बेसिक पॉइंट याद हो गए कि सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होती हैं, ये न्यूटन लॉ वगैरह में भी इसको यूज करना होगा। तो यहाँ पर देखो, ये एक स्ट्रेट रोड पर बॉडी चल रही है और एक कर्व पाथ पे चल रही है, ए और बी। ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी मेंशन है, बी वाले की लोकेशन 30 डिग्री एंगल पर है, वो उस सर्कुलर पाथ पर है, और ए वाला स्ट्रेट पाथ पर है। फिर से यहाँ देखना, ये जो लाइन दी जाती है ना कि स्पीड ऑफ ए इज बीइंग इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 1.5, मतलब ये बेसिकली क्या दे रखा है आपको, स्पीड ऑफ ए बीइंग इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 1.5 एक्सेलरेशन सर टेंजेंशियल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नहीं लेकिन सॉरी एक मिनट, ए ए वाले की तो टोटल एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए तो टेंजेंशियल क्या होगा, वो तो वन डायमेंशन में चल रहा है, तो ये तो 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टोटल है, क्योंकि ए वाला स्ट्रेट लाइन पर है। हाँ, स्पीड ऑफ बी इज बीइंग डिक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 0.9, तो ये आपको दे रखा है बी वाले पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बी वाले की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन -0.9 लिखेंगे बिकॉज वो डिक्रीज हो रही है। पहली बात, वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी कैसे निकालोगे, बहुत बेसिक डेफिनेशन पर हूं मैं बट इतना मुझे पता है कि एग्जाम टाइम पर ये क्वेश्चंस गलत होंगे। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए भाई आपको बेसिक डेफिनेशन लगाओ रिलेटिव का, कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये करेंगे। लेकिन इसको करते समय ये ध्यान रखना है कि वेक्टर साइन, तो ए की वेलोसिटी तो 75 आई कैप लिखी जाएगी अगर इसको एक्स डायरेक्शन मानते हो और वाई डायरेक्शन, लेकिन बी वाले की वेलोसिटी को ना आप रिजॉल्व करके लिखेंगे, बिकॉज बी की जो वेलोसिटी होगी वो टेंजेंट के लॉन्ग आएगी, सर्किल की टेंजेंट के लॉन्ग। तो जो बी की वेलोसिटी है टेंजेंट के लॉन्ग, उसको कंपोनेंट्स में पहले स्प्लिट करोगे तब जाकर के रिलेटिव निकालोगे, जल्दीबाजी में ना आप सब्ट्रैक्ट ना कर दे इसको। तो बी वाले की वेलोसिटी में एक डाउनवर्ड कंपोनेंट मिलना है और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलना है, ये दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एंड डाउनवर्ड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी वाले की वेलोसिटी में जो आ रहा है, बी वाले बॉडी की वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो sin 60 आ रहा है, मतलब कि 40√3/2 आई कैप, और उसका एक जे कैप कंपोनेंट आ रहा है माइनस साइन पर, नीचे की तरफ उसका जे कैप कंपोनेंट भी आ रहा है, और जे कैप कंपोनेंट की वैल्यू बन रही है उसकी 40 cos 60 यानी कि 20 जे कैप। तो अब इसके बाद करिएगा, इसको वेक्टोरियली करना है। सेकंड पॉइंट का आंसर, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालने के लिए क्या करेंगे देखो, तो सेम कंसेप्ट लगाओ, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, लेकिन बी वाले पे थोड़ा सा ध्यान देना, मैं वो ऊपर की तरफ होगा। नहीं, बी वाले की एक्सेलरेशन दो पार्ट्स में होगी एक्चुअली, बी वाले की एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी और बी वाले की एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगी। ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि एग्जाम्स में जब ये क्वेश्चंस होते हैं तो कुछ ना कुछ रह जाता है हमारे माइंड से, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा होता है उस समय आंसर लाने का कि कुछ ना कुछ स्लिप कर जाएगा आपके माइंड से। और मैं 3-4 क्वेश्चन के थ्रू तुमको यही याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, हैबिट डालो अपनी कि सर्कुलर मोशन जब आए तो एक्सेलरेशन को दोनों कंपोनेंट्स लिखने की आदत डाल दीजिए, भले कोई एक कंपोनेंट 0 हो जाए। तो ए वाले का एक्सेलरेशन तो हम लिख देंगे 1.5 आई कैप माइनस, और बी वाले की जब एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ बी टुवर्ड सेंटर आएगा। तो जब बी का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर आएगा तो उसको भी तो रिजॉल्व करोगे ना, बी के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू तो v²/r हो जाएगी, लेकिन उसके कंपोनेंट्स जब करेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ बी जो कि टुवर्ड सेंटर है उसका कंपोनेंट करोगे तो उसका एक लेफ्ट साइड कंपोनेंट आएगा, एक डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में -√3/2 जे कैप, कंपोनेंट्स का एंगल आप खुद देखोगे कैसे बन रहा, और एक -1/2 आई कैप, प्लस उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0.9 है लेकिन माइनस में है, मतलब ये किस तरफ होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी, क्योंकि वो नेगेटिव है, स्पीड कम हो रही है, तो जो b की वेलोसिटी वेलोसिटी, के ऑपोजिट। हाँ b की वेलोसिटी के अपोजिट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और उस हिसाब से उसके कंपोनेंट्स होंगे। मतलब जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वेलोसिटी के अपोजिट है, तो उस हिसाब से उसका एक कंपोनेंट लेफ्ट साइड और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो पुट करेंगे, न्यूमेरिकली वो 0.9 है, और कंपोनेंट वाइज अगर हम उसको देखें तो कंपोनेंट वाइज में 0.9 इंटू उसका कंपोनेंट करेंगे तो 30 60, तो 30 बन रहा है, यानी cos 30, यानी कि -√3/2 आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है। ये तो आएगा -√3/2 आई कैप, यस सर। यस और सर। +1/2 जे कैप। तो ये पूरा करके निकालोगे। मतलब है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बट एग्जाम टाइम पर यही क्वेश्चन गलत होता है। मतलब क्योंकि फिर बोल रहा हूँ आपसे, प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एक तो डायरेक्शंस को ध्यान रखना होता है कि कौन सा कंपोनेंट किस तरफ है, फिर उसको रिजॉल्व भी सही से करना है, और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको ले जा करके, एंड लास्ट में इसका मॉडुलस वगैरह भी निकालना है आपको। ठीक है जी बच्चा, बोलो सही है ना, आगे बढ़े। यस यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन बताओ। पार्टिकल ट्रेवल्स अलोंग द पाथ गिवन बाय y = a + bx + c स्क्वायर, a b c इसमें कांस्टेंट्स हैं। पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट कही जा रही है, स्पीड ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट v = v0 है, मतलब स्पीड की वैल्यू। अब उसका x और y कंपोनेंट बताना है वेलोसिटी का, और नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन जब x की वैल्यू 0 है। तो x = 0 पर वेलोसिटी का x कंपोनेंट, वेलोसिटी का y कंपोनेंट, और एक्सेलरेशन के नॉर्मल कंपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी? ठीक है, यस क्या अप्रोच लगाएंगे इसमें? सर, पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे सर, फिर उसका मॉड स्पीड के बराबर v नॉट कर देंगे। तो वेलोसिटी निकालेंगे कैसे, यही क्वेश्चन मेरा है। नहीं सर, मतलब dy बाय बोलो बोलो, ठीक बोलो, बोलते जाओ। फिर हम्म, dy बाय dt इंटू dt बाय dx कर देंगे सर, उससे ठीक है। 1/v आ जाएगा dt बाय dx, और फिर dy बाय dt। ठीक है, वैसे ना इसमें एक बात बताऊं, ये थोड़े से यूनिक क्वेश्चंस हैं, इनका ना तरीका भी यूनिक ही है। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन जब दी जाती है, और अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जो एरडो का भी है। ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन दी जाने के बाद अगर आपको वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पूछते हैं, तो सबसे आसान तरीका इसका ये होता है कि आप ट्रेजेक्ट्री वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। मतलब a + bx + cx स्क्वायर दे रखा है आपको, तो आप डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट करो, dy बाई dt a0 b dx बाई dt प्लस कांस्टेंट c इंटू और x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, तो 2x dx बाई dt। अच्छा, मैथमेटिकली इस कर्व को अगर आप प्लॉट करोगे तो कहां पर जाएगा ये कर्व? अगर मैथमेटिकली इस कर्व को प्लॉट करके देखा जाए कि ये जो कर्व होगा इसकी प्लॉटिंग कैसे होगी? 0 से इंफिनिटी जा रहा है। नहीं सर, ए से नहीं नहीं इंफिनिटी नहीं, जा रहा है। मतलब पैराबोला। पैराबोलिक कर्व है ना ये तो। यस यस सर, फर्स्ट पैराबोला टाइप। हाँ, तो इसका मतलब पैराबोला, मतलब वाई एक्सिस के अबाउट पैराबोला बनाओगे या फिर एक्स एक्सिस के अबाउट पैराबोला बनाओगे? मतलब ये ऐसे बनेगा कुछ, लेकिन ओरिजिन से नहीं जाएगा, यस सर। ये थोड़ा ओरिजिन से ऊपर होगा। क्या ये y = a पर होगा? मतलब ये जिस पॉइंट से पास करेगा, क्या ये डिस्टेंस यस सर, वाई यस सर, a हो गया? तो अब आप जरा नोटिस करो, आपको कहा जा रहा है x = 0 वाला पॉइंट। तो x = 0 वाले पॉइंट पर, जहां पर आपका पॉइंट x = 0 है, वो पॉइंट तो पैराबोला का मिनिमम पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट। और हमको ये पता है कि किसी भी ट्रेजेक्टरी में वेलोसिटी जो होती है वो टेंजेंट लाइन पर आती है। कैसी भी ट्रेजेक्टरी हो, वेलोसिटी जिस पॉइंट पर आप वेलोसिटी देख रहे हो उस पॉइंट का टेंजेंट, तो जो टेंजेंट बनेगा इस पैराबोला का, वो जो टेंजेंट होगा वो कुछ ऐसे जा रहा है, और टेंजेंट ही आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन देता है।
तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। बात वो कर रहे हैं x इक्वल टू 0 की। x इक्वल टू 0 पर इस पैराबोला का टेंजेंट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हुआ, यानी कि वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग हुई। तो अगर वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है तो ऑब्वियस ये बात है कि वेलोसिटी में y कंपोनेंट 0 आना चाहिए। और dy बाई dt का मतलब ही बेसिकली क्या होता है आपका, dy बाई dt का मतलब ही काइनेमेटिक्स में y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है। और dx बाई dt का मतलब होता है बेसिकली कि वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट हो। तो ये जो y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी है ये 0 है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में 0 है। इस पॉइंट पर x इक्वल टू 0 वाले पॉइंट पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट की वैल्यू 0 है। तो आप डायरेक्टली dy बाई dt को 0 करें, इक्वल टू 0 प्लस b dx बाई dt वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, प्लस यहाँ पर x 0 रख देंगे। x इक्वल टू 0 करने से तीसरा वाला फैक्टर, थर्ड टर्म भी 0 हो जाएगा आपका। यानी कुल मिलाकर के वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर कितनी बच जाएगी? बोले। 0 ये भी 0 आ रहा है, जीरो ये भी 0 आ रहा है। यानी कि x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों ही 0 आ गए वेलोसिटी के। नहीं, कुछ गड़बड़ है इसमें। सर बी भी तो 0 हो सकता है। हाँ जी, नहीं B ए भी तो 0 नहीं हो नहीं, बी तो कांस्टेंट है, बी इसका कांस्टेंट है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल तो कांस्टेंट दे रखा है इन्होंने, है ना। स्पीड ऑफ पार्टिकल की तो वैल्यू कांस्टेंट है। एंड डिटरमाइन द x एंड y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन व्हेन x इक्वल टू 0। क्योंकि अगर हम थ्योरी वाइज चले यार, तो थ्योरी वाइज तो स्पीड आ रही है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से तो स्पीड आ रही है, बट इस इक्वेशन को जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो अलग ही आंसर बन रहा है हमारा। सर वो ग्राफ जो भी थोड़ी सिमेट्रिकल होगा y एक्सिस के अबाउट। ऐसा भी हो सकता है क्या? सर y इक्वल टू एक जनरल इक्वेशन है। अच्छा, उसका पैराबोला जो पैराबोला जो भी थोड़ी मिड पॉइंट जो है वहीं पे है, मतलब उसका मिनिमम। अच्छा मिनिमा, हाँ ये ओके, मतलब ये अच्छा, मतलब y एक्सिस पैराबोला का सिमेट्रिकल बाइसेक्टर नहीं होगा, अब ये कहना चाह रहे हो? यस सर, सर मिनिमम कहीं और होगा मतलब। यस सर। ओके, अच्छा ये थोड़ा सा हमें कंसेप्ट ध्यान नहीं दिया हमने, तो कुछ गेस नहीं कर सकते, मतलब इस पैराबोला को ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ पर कैसा होगा ये, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल की कंसेप्ट लगना है इसमें। क्योंकि जब पैराबोला बनेगा तो टेंजेंट नॉर्मल का ही कंसेप्ट लगना है। अब टेंजेंट नॉर्मल कैसे देखेंगे इसका यार? सर ये तो, डिफरेंशिएट करके मिनिमा निकाल सकते हो, फिर उससे थोड़ा रफ आइडिया मिल जाएगा। या तो फिर एक काम करें, सुनो, हाँ फिर एक काम करो आप, समझ गया मिस्टेक थी इसमें, सॉरी उसके लिए। तो फिर एक काम ये करें, हाँ ये एबीसी की वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। तो फिर आप एक काम कर सकते हो, आप यहाँ से ना स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालो। एक काम करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकाल सकते हैं ना dy बाई डी एक्स करके, कैलकुलस का कंसेप्ट। अभी तो टेंजेंट नॉर्मल पढ़ चुके होगे ना कर्व का आप लोग। यस सर। तो ऐसे निकालते हैं, किसी भी कर्व का टेंजेंट की स्लोप निकालने के लिए dy बाई डी एक्स कर देते हैं। तो dy बाई डी एक्स करके इसकी वैल्यू b प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी एक्स बन जाएगी। अभी सही है ये चीज, यस सर। है ना। और उसमें x इक्वल टू 0, उसमें x इक्वल टू 0 कर दूं। तो जब x इक्वल टू 0 करेंगे तो इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप b आ गया। ये पॉइंट सही बोल रहा था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू b आई। तो पैराबोला कहीं पर भी हो, लेकिन उसका टेंजेंट का जो टेंजेंट है वो b, उसका स्लोप आ गया, मतलब tan थीटा की वैल्यू आई। और जो टेंजेंट है और वेलोसिटी पैरेलल होते हैं, मतलब टेंजेंट एंड वेलोसिटी वेक्टर सेम डायरेक्शंस में होते हैं। तो इसका मतलब अब ये कह सकते हैं, हाँ ठीक है, अब यहाँ पर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जो वेलोसिटी बनेगी इसकी, उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए वेलोसिटी का, वेलोसिटी वेक्टर की जो डायरेक्शन बन रही होगी वो टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी, और टेंजेंट का स्लोप b आ रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनेगा थीटा, उसका tan थीटा की वैल्यू b के बराबर होगी। अभी ठीक है कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट क्लियर है आपका? बोलो भाई, ये यहाँ तक सही चला? ये तो सही चल रहा है ना आपका? यस सर। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लो, और स्लोप ऑफ टेंजेंट ही आपका डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट से डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आ गई, यानी वेलोसिटी का एंगल मालूम चल गया, वेलोसिटी की डायरेक्शन मालूम चल गई। अब आप इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट की वैल्यू और वेलोसिटी के y कंपोनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो इसका x कंपोनेंट v नॉट cos थीटा हो जाएगा और y कंपोनेंट v नॉट sin थीटा की बराबर, और tan थीटा अगर b है तो फिर वहां से sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। tan थीटा की वैल्यू को b/1 करके आप ट्रायंगल बना करके sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकालो b के फॉर्म में। तो जितना मेरे को समझ में आ रहा है फिर ये हो जाएगा v नॉट डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर आई थिंक, और ये बन जाएगा दूसरा वाला कंपोनेंट बन जाएगा v Yes, नॉट sir. b अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर। अभी नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन भी चाहिए आपको, एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट। ये कैसे निकालेंगे यार, एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट। अब दूसरा कंसेप्ट देखो, सेकंड नंबर कंसेप्ट लगाओ। पहली बात ये, सेकंड नंबर कंसेप्ट बोल रहा हूं आपको क्या है, जब भी कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड पर चल रहा हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा गया है स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, यहां पर कह रहे हैं, तो स्पीड अगर इंक्रीज नहीं कर पा रही है, स्पीड अगर डिक्रीज नहीं कर पा रही है, तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से ही स्पीड बढ़ती है या फिर स्पीड कम होती है, और अगर स्पीड कांस्टेंट है इसका मतलब टेंजेंट की डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, और अगर टेंजेंट की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होगा तो फिर वो नॉर्मल की डायरेक्शन में होगा, और नॉर्मल टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है फंडामेंटल रूल के हिसाब से। तो जो वेलोसिटी दिखा रहा है इसके 90 डिग्री एंगल पर आपको एक्सेलरेशन दिखाना होगा, वेलोसिटी के एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल पर एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी। ठीक है जी बच्चा, स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंट के अलोंग कभी भी एक्सेलरेशन नहीं आएगी, कोई भी कर्व हो वो, और अगर टेंजेंट के अलोंग नहीं आएगी तो फिर सिर्फ नॉर्मल डायरेक्शन में आएगी। अब इसको निकालेंगे कैसे नॉर्मल वाले को, मतलब वेलोसिटी के 90 डिग्री पर जो एक्सेलरेशन है, नॉर्मल एक्सेलरेशन जिसको कह रहे हो, इसको निकालेंगे कैसे, इसकी वैल्यू कितनी होगी, कोई लॉजिक? सर एक और बार उसको डिफरेंशिएट कर दो इस इक्वेशन को। हाँ देखो, यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। एक तो ऑप्शन है कि या तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना आता हो किसी कर्व का, उसका भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन वो डिराइव तो नहीं किया है, लेकिन उसका एक बहुत लेंदी सा फॉर्मूला है। ये सर सर या v अपॉन a परपेंडिकुलर है सर। नहीं, वो कर्व की इक्वेशन से एक आता है, मतलब एक फॉर्मूला है वो जो कर्व की इक्वेशन से आता है। मैं आपको लिख दे रहा हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का एक फॉर्मूला है विच इज समथिंग लाइक 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। मैं लिख बता दे रहा हूँ आपको, किसी भी कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं, एंड टू द पावर 3/2 एंड डिवाइडेड बाय d2 y अपॉन dx2। बट ये भी आपके सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पर तुमको ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ध्यान दो, ये सर्कुलर मोशन नहीं है, ये पैराबोलिक मोशन है। तो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि या तो आप रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लगाइए और नॉर्मल एक्सेलरेशन को वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर के बराबर पुट करो। एक ऑप्शन तो ये है कि इसको वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कैलकुलेट करें बकायदा डिफरेंशिएट करके। एक ऑप्शन ये है, और दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें, सेकंड ऑप्शन जो ये बोल रहे थे कि जो इक्वेशन ऑफ पाथ दिया गया था ना आपको, जो ट्रेजेक्ट्री जो दी गई थी, उस ट्रेजेक्ट्री को डिफरेंशिएट किया जाए। तो जो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन है उसको आप डबल डिफरेंशिएट करें, 2 बार डिफरेंशिएट करें, देखो क्या बनता है इसमें। दूसरा ऑप्शन ये बता रहे हैं कि हम ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं। सर 2c बन जाएगा सर, और अगर at है ही नहीं तो a नॉर्मल वही वाला कंपोनेंट हो जाएगा जो आया है। पहली फर्स्ट डिफरेंशिएशन में क्या बना था, फर्स्ट डिफरेंशिएशन में dy बाई dt की जो वैल्यू बनी थी, अगर हम पहले डिफरेंशिएशन को देखें तो dy बाई dt की वैल्यू बनी थी b इंटू डी एक्स बाई डी टी। थोड़ा ध्यान से करना है वाला क्वेश्चन है ये, b इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2cx dx बाई dt, ये हमारा पहला डेरिवेटिव था। इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो d2y अपॉन dt2 बनेगा, इक्वल्स टू b कांस्टेंट है यहाँ पर d2x बाई dt2, मान लो ये बन जाएगा, प्लस 2c, और यहाँ फिर प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से बनेगा x इंटू डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर, और प्लस सॉरी मतलब x नहीं आएगा उसमें आगे, मतलब सिर्फ डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर आएगा, और
प्लस जो टर्म आएगा, दूसरा टर्म आएगा, वो आएगा x मल्टीप्लाइड बाय d2x अपॉन dt2। बोलो ठीक है ये चीज़? थोड़ा सा आज ना पेन प्रॉपर चल नहीं रहा हमारा, तो इसमें आप वर्ड्स पे ध्यान दो, जो हो रहा है, सिंबल्स प्रॉपर बन नहीं रहे हैं, राइटिंग सही नहीं आ रही है। ठीक है ये चीज़ बोलो। यस सर। यस सर। अब इसमें Yes, आप sir. अच्छा, तो इसमें हमारा x की वैल्यू 0 है, इसमें आपके x की वैल्यू 0 है, बट इससे बेनिफिट क्या मिलेगा हमको? मेरा क्वेश्चन मेरा ये है कि दो ऑप्शंस होते हैं निकालने के, या तो हम उस रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले का यूज करें, या दूसरा तरीका होता है क्वेश्चंस को करने का कि ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें। दो ऑप्शन है मेरे पास। अब यहाँ पर दोनों में से कौन सा ऑप्शन वर्क कर रहा है, ये देखने वाली बात है। मतलब ये समझने वाला पॉइंट है कि इस क्वेश्चन में हमारे लिए कौन सा मेथड वर्क करेगा। पहला वाला मेथड वर्क कर रहा है जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर का कंसेप्ट बताया जा रहा है आपको, ये मेथड काम करेगा, या फिर दूसरा वाला मेथड काम करेगा जहां पर आपको ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना होता है। इनमें से सही मेथड कौन सा है? मेथड दोनों ही सही है, मतलब यहाँ पर किससे हमारा आंसर आ सकते हैं। तो अगर हम x को 0 कर भी देते हैं ना, मान लो अगर आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू को 0 कर भी दो, तो भी क्या आपके पास सारे नोन वैल्यूज बच रही है? मतलब जो इक्वेशन बची है इसमें सब कुछ नोन है हमारे लिए। बताएं, इसको करने के बाद जो भी हमारा राइट हैंड साइड बचेगा, क्या उसमें सब कुछ हमें पता है कि b इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी टू? नो सर। नहीं पता है ना? क्या नहीं पता है इसमें आपको? प्लस 2c और dx बाई dt का स्क्वायर, इसमें से क्या नहीं पता आपको? बताएं, क्या चीज नहीं पता है आपको? देखो dx बाई dt तो पता है, क्योंकि dx बाई dt वेलोसिटी का x कंपोनेंट है। तो dx बाई dt तो पता है आपको, यहाँ पर v नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर, वो तो पता है dx बाई dt की वैल्यू। लेकिन d2x अपॉन dt2 मतलब है कि एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट, ये नहीं मालूम। और लेफ्ट साइड पर d2y अपॉन dt2 एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट, ये भी नहीं मालूम मुझे। मतलब क्वेश्चन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसके थ्रू ये सब कुछ कैलकुलेट किया जा सके। आ रही प्रॉब्लम समझ में आ रही है आपको कि नहीं है? बोलो प्रॉब्लम यस समझ सर। यस क्या मतलब यस डिफिकल्टी सर। कि क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन करने के बाद Yes, समझ में sir. आता है कि यार आधे रास्ते पहुंचने के बाद समझ में आता है यार ये तो गलत रास्ता हो गया, ट्रैक गलत हो गया हमारा, फंस गए यार। इसमें गलती कुछ नहीं है, पहले 3 स्टेप में कोई मिस्टेक नहीं है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसके आगे का रास्ता क्या है, समझ ही नहीं आ रहा हमें। सर इसमें अगर कंपोनेंट्स कर दे, मतलब जैसे मतलब फर्दर इसके कंपोनेंट्स कर दे और tan थीटा पता है हम लोग को, हाँ तो शायद कुछ कर सकते हैं। राइट, ये कर सकते हैं। ये इन्होंने एक पॉइंट बताया है कि यहाँ पर एक काम किया जा सकता है, एक्सेलरेशन के एक्स और वाई कंपोनेंट निकाले जा सकते हैं, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो पता है ही है। मुझे ये तो पता है ना कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि वेलोसिटी की स्लोप पता है आपको। इसको ना नेक्स्ट पेज पे देखो आप। बट ये अच्छा हुआ बच्चा अभी कर रहे हो आप, क्योंकि अगर ये एग्जाम टाइम पर होता ना, मैं गारंटी बता रहा हूँ आपको, एग्जाम टाइम पर अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो, बिकॉज एक तो टाइम का प्रेशर होता है वहां पर इतना ज्यादा बार बार, तो ये चीजें दिमाग में काम नहीं करेंगी फिर। तो रूल आपका क्या बन रहा है देखो, एक तो वेलोसिटी, वेलोसिटी आप इधर दिखा रहे हो और उसके परपेंडिकुलरली एक्सेलरेशन दिखा रहे हैं, ये दो वेक्टर दिखा रहे हो। तो वेलोसिटी और उसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी के लिए आपको tan थीटा पता है, वेलोसिटी के लिए ये थीटा की वैल्यू पता है कि tan थीटा की वैल्यू b है, और ये भी पता है कि एक्सेलरेशन उसके 90 डिग्री पर है। तो क्या यहां से एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट और एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट निकाला नहीं जा सकता एक ही फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ a ही? क्या ये नहीं कह सकते कि यहां पर ये एक्सेलरेशन y एक्सिस से थीटा एंगल पर है, तो एक्सेलरेशन के y कंपोनेंट को हम a के फॉर्म में रख सकते हैं, a इंटू कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन के x कंपोनेंट को a के फॉर्म में लिख सकते हो, a इंटू साइन थीटा विथ माइनस साइन, क्योंकि नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है वो। और एक्सेलरेशन का जो y कंपोनेंट आ रहा है वो बेसिकली y की डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है, d2y अपॉन dt2 है वो, और ax जो निकाल रहे हो वो x का डबल डेरिवेटिव यानी कि d2x अपॉन dt2 है। और अब अगर मैं यहाँ पर प्रीवियस स्टेप पर जो लेफ्ट हैंड साइड है d2y अपॉन dt2,
और राइट हैंड साइड d2x अपॉन dt2, और यहाँ dx बाई dt का स्क्वायर। dx बाई dt का मतलब वेलोसिटी का x कंपोनेंट। तो अब आपको सारी चीजें पता है। राइट हैंड साइड पर क्या बन जाएगा, देखो राइट हैंड साइड पर बन गया हमारे लिए b और x का डबल डेरिवेटिव। x का डबल डेरिवेटिव मतलब कि माइनस a इंटू साइन ऑफ थीटा। अभी मैं साइन थीटा रख दूंगा, बाद में साइन थीटा की वैल्यू पुट कर लेंगे। प्लस 2c इंटू डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी टी मतलब वी नॉट कॉस थीटा। तो प्लस 2c और यहां रख दोगे आप वी नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर। और लेफ्ट हैंड साइड y का डबल डेरिवेटिव रखा हुआ है, तो y का डबल डेरिवेटिव का मतलब बेसिकली a इंटू कॉस थीटा। यहां से आप सब कुछ सिंप्लीफाई करके एक्सेलरेशन की वैल्यू लाओ, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बनेगी 2c वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा माइनस b ऑफ साइन थीटा। अब यहाँ साइन कॉस थीटा की वैल्यूज पुट कर दो। प्लस b sin प्लस प्लस, हाँ ठीक है, सॉरी, ओके। अब इसमें कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू पीछे जो स्लोप से निकाली गई, मतलब टेन थीटा की वैल्यू b है तो वहां से निकालो। प्रोसेस समझ में आया इसका? यस सर। ये है बड़ा Yes, sir. मतलब ये क्वेश्चन तगड़ा है, कंसेप्चुअल है। और आपको ये बात समझनी है कि जब बॉडी किसी भी कर्व पे चलती है, किसी भी टाइप का कर्व अगर मूव कर रही है, चाहे वो पैराबोलिक कर्व हो, चाहे वो इलिप्टिकल कर्व हो, चाहे वो सर्कुलर कर्व हो, कर्व होना चाहिए। तो कोई भी कर्व पे अगर बॉडी मूव कर रही है और कांस्टेंट स्पीड पर मूव कर रही होगी, तो वेलोसिटी उस कर्व की टेंजेंट लाइन पर दिखानी है आपको, और एक्सेलरेशन उस कर्व के नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी की लाइन पर दिखाना है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन आप डायरेक्टली निकाल सकते हो बाय द स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx करके निकाल सकते हो। और जब वेलोसिटी की स्लोप निकल जाएगी यानी डायरेक्शन निकल जाएगा और उसके 90 डिग्री पर एक्सेलरेशन है, तो नेचुरल सी बात है कि एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन आती है हमारी। अब उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड बचा है निकालने के लिए, तो उसके लिए ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया। बट ऑब्वियसली प्रोसेस लेंदी हो गया, ये काफी बड़ा प्रोसेस हो गया। सर इस हिसाब से अगर हम लोग को मेथड 1 पहले से पता हो सर, तो हम लोग यहाँ पे वही लगाते सर, तो एक लगाए, मैं झटके तो में कह रहा हूँ आंसर आ जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ कि मेथड 1 भी तो इसलिए, तो यही तो रिवीजन में होता है ना कि कुछ चीजें जो छूट छाट जाती है वो बता दिए जाते हैं यहाँ पर, कि आप मेथड 1 में जो प्रोसेस है उसको करो। कहना का नॉर्मल एक्सेलरेशन ही नेट एक्सेलरेशन है, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्वेश्चन में है ही नहीं, बॉडी कांस्टेंट स्पीड पर चल रही है। दो ही एक्सेलर, किसी भी कर्वी लीनियर पाथ पर दो ही एक्सेलरेशन हो सकते हैं किसी भी कर्व पे, या तो सेंटर नॉर्मल मतलब जिसको आप सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपिटल के नाम से पढ़ते हो, और दूसरा टेंजेंशियल। दो के अलावा तीसरा एक्सेलरेशन होता ही नहीं है कर्व पे। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी हो सकता है जब स्पीड कहीं इंक्रीज करे या स्पीड कहीं डिक्रीज करे। इस क्वेश्चन में स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए नॉर्मल एक्सेलरेशन ही हमारा टोटल एक्सेलरेशन है। निखिल जी, स्पीड कांस्टेंट नहीं होती तो ऑब्वियस सी बात है इस क्वेश्चन में और भी इन्फॉर्मेशन होती, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन फिर सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती आंसर को लाने के लिए। अब जैसे सूरज कह रहे हैं कि भाई इसका मतलब तो मेथड 1 ज्यादा आसान है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप ना मेथड 1 से भी करो इस क्वेश्चन को। मैं तो खुद बोलूंगा टाइमर लगा के करो। देखो इन चीजों को हमेशा क्या होता है, प्रैक्टिस करने के लिए टाइमर लगाइए, तब जाकर के ये रियलाइज कर पाओगे कि किसमें हमें टाइम कम लगा। मेथड 1 में कम टाइम लग रहा है या मेथड 2 में कम टाइम लग रहा है, ये आप वहां से जज कर सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर? यस सर। सर मैंने भैया हम मेरे कहने पे क्यों जा रहे हो कि मैं, देखो टीचर्स का पर्सपेक्टिव और स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है यार। भाई एक टीचर को हर मेथड आसान लगता है, ऑनेस्टली बताएं तो उनको तो हर मेथड आसान लगता है। बट एक अगर मैं आप लोग की बात करूं तो भाई स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल अलग कहानी हो जाती है। भाई उनको हर मेथड नहीं आसान लग सकता, उनको हो सकता है कि मेरे को कोई मेथड आसान लग रहा है और मैं तुमको बता रहा हूँ वो तुम्हें टफ लग रहा हो। भाई वो आपकी मैथमेटिकल स्किल पर भी तो डिपेंड करता है ना कि आप मैथमेटिकली कितने साउंड हो। तो आप ना दोनों से करो, मेथड 1 से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है।
और मुझे बताओ अगर मेथड 1 से आपका आंसर जल्दी आ रहा तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। करा आपने? मतलब चलिए कर लीजिएगा इसको ना, मैं बोलो अभी तो सर मैंने करा सर इसको सर। हाँ सर तो आंसर तो ऐसे ही आ गया सर, क्योंकि सर हम लोगों को dy बाई डी वाई की इक्वेशन तो पता ही है x के टर्म्स में, सिर्फ डिफरेंशिएट ही करना है। हाँ ठीक है, वो डिफरेंशिएट करना है, फिर वो न्यूमरेटर में उसको ऐड करके फिर उसकी पावर 3/2। एनी मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि यार इम्पॉसिबल तो नहीं है वो, आप मैं तो बोल ही रहा हूँ कि दोनों हो, बट चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है कंसेप्ट। एनीवे रखना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन दिखा रहे तुमको, अभी यहाँ से तो नहीं है बट मैं प्रॉब्लम तुमको बता रहा हूँ ये कौन सा है, तो जिन्होंने रिवाइज किया होगा उनको आइडिया होगा, है ना। ये जो प्रॉब्लम है ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता दे रहा हूँ बट आप उसको देख लेना। ये 1.42 ऑफ इरडो। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन इरडो का भी डिस्कस करेंगे जिनके मेंस में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो आसपास किताब हो तो आप खोल सकते हो, अगर किताब नहीं है तो कोई बात नहीं। इसमें दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट में ट्रेजेक्टरी दी गई है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर की, और एक पार्ट में ट्रेजेक्टरी दी गई है आपको, दूसरे पार्ट में इस क्वेश्चन के अंदर ट्रेजेक्टरी दी गई है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं एक्चुअल में, ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं, इंडिपेंडेंट पार्ट्स हैं मतलब। और इस दोनों में क्या रखा है, मतलब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जब आप बुक खोल करके क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इसमें लिखा है कि ये जो बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड पर चल रही है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये कांस्टेंट स्पीड v पर चल रही है, और हमें ना पॉइंट x इक्वल टू 0 पर, पॉइंट x इक्वल टू 0 पर जाकर के इन्होंने रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? पॉइंट x इक्वल टू 0 पर जाकर के ये पूछा है इन्होंने। तो कैसे निकालते हैं यार रेडियस ऑफ कर्वेचर? निकालने का प्रिंसिपल क्या है, मतलब जो लॉजिक है थियोरेटिकली आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकालने का प्रोसेस क्या है? तो दो ऑप्शन हैं, देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के दो ऑप्शन, एक तो अभी जो पीछे फॉर्मूला दिया वो लगा लो, यहाँ पर भी दो चॉइसेस है आपके पास। एक तो है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया जाए, वो फॉर्मूला ये कहता है कि 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय डबल डेरिवेटिव, मतलब d2y अपॉन dx2। एक प्रोसेस तो आपके पास ये है, इससे निकाल सकते हो। और दूसरा कंसेप्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का काइनेमेटिक्स के थ्रू होता है, मतलब फिजिक्स के थ्रू, जिसमें आप कहते हो कि ये v स्क्वायर यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर, स्पीड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल एक्सेलरेशन, ये दूसरा होता है आपका। अब देखो यहाँ पर कौन सा सही रहेगा बताओ। फर्स्ट वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पहला वाला मेथड तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है मुझे, क्योंकि इक्वेशंस y और x की दे रखी गई हैं, तो वहां डिफरेंशिएट करके हम dy बाई dx वगैरह सब निकाल सकते हैं। बोलो जी कर लेंगे ना पहले वाले में? पहले वाले में तो कुछ समझाने की जरूरत तो है नहीं पहले यस वाले सर में। यस सर। तो मैं ना फर्स्ट ओके पार्ट सर। को करके दिखाता हूँ। फर्स्ट पार्ट मैं सेकंड मेथड से कर रहा हूँ, सेकंड मेथड से। सेकंड मेथड में y को दो बार डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब पहला डिफरेंशिएशन मैं वर्बली कर रहा हूँ, ये भी एग्जाम्स में आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन वर्बली हो रहा है मेरा। तो मैं माइंड में करूंगा तो पहला डिफरेंशिएशन जो मेरा आएगा वो 2ax dx बाई dt का आ जाएगा, तो 2a को बाहर कर देंगे और x dx बाई dt बचेगा, तो उसको फिर से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर dx बाई dt का स्क्वायर बन जाएगा और प्लस x इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ x बचेगा। ये ना मैंने देख लेना यार, मैं क्योंकि डायरेक्ट लिया इसको, ठीक है। यस सर। और ये हाँ और चीजें यहाँ पर आसान है। देखो ये क्वेश्चन आसान इसलिए है, ये क्वेश्चन रिलेटिवली आसान क्यों है बता रहा हूँ आपको, क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में तो चलो हमसे गलती हुई कि पैराबोला को हम लोगों ने सही से जज नहीं किया था, बट ये y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर तो मुझे पता है कि y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर का पैराबोला जो बनता है ये तो सिमेट्रिकल पैराबोला ही बनेगा ओरिजिन के अबाउट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर में। यस सर। कोई डाउट नहीं।
और इसमें जब x इक्वल टू 0 होगा तो ये भी डाउट नहीं है कि टेंजेंट x एक्सिस पे बनेगा x इक्वल टू 0 पर। तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन, उसमें दी गई इक्वेशन आपके ऊपर कैसी है इन सब पे। तो ये मुझे क्लियर है कि जब इसमें x इक्वल टू 0 पर आएंगे तो हमारी वेलोसिटी जो होगी वो x एक्सिस पे ही होगी, और जब वेलोसिटी x एक्सिस पर होगी तो एक्सेलरेशन y एक्सिस पे ही होगा, क्योंकि टेंजेंशियली कोई एक्सेलरेशन नहीं है यहाँ पर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये क्लियर है कि एक्सेलरेशन y एक्सिस की तरफ है, वही नॉर्मल एक्सेलरेशन भी है और वही टोटल एक्सेलरेशन भी है। तो dx by dt को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम यहाँ पर, dx by dt को? V नॉट। नॉट सर। तो v नॉट का स्क्वायर प्लस x। अब बताओ d2x by dt2, ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, ये हमारे एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट है, बट जीरो। हाँ बट जीरो एक्सेलरेशन तो y डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका x कंपोनेंट तो जीरो आएगा, और बाहर 2a। और d2y अपॉन dt2 को आप एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट भी कह सकते हो, और इस क्वेश्चन में ये टोटल एक्सेलरेशन भी है और नॉर्मल एक्सेलरेशन भी है। नॉर्मल इसलिए है क्योंकि वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, टोटल इसलिए है क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं आ रहा है इस टाइम, और हमको v स्क्वायर डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन चाहिए था। तो v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन, यानी a की जो दोनों a हो गए, इसमें गड़बड़ हो गया, रुक जाओ, दो a हो गए, कंफ्यूजन हो रहा है अभी यहाँ पर। ये जो a है इसको बदल देते हैं यार, यहाँ वाले पर पैराबोला के अंदर जो a है उसको कुछ और नाम दे दे यार, है ना, उसको c नाम दे देते हैं यहाँ पर, इसको भी c नाम दे देंगे, क्योंकि ना वो दो a से कंफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ c कर देते कॉन्स्टेंट से। तो v नॉट स्क्वायर बाई a की वैल्यू बन गई आपके लिए, v नॉट स्क्वायर बाई a की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2c, यही है रेडियस ऑफ कर्वेचर काइनेमेटिक्स के हिसाब से। और अब आप पहला वाला मेथड लगाओ जरा, मैं तो कहूंगा पहला मेथड यहाँ पे करो, पहली वाली इक्वेशन में तो एटलीस्ट कर ही लो, बिकॉज बहुत आसान इक्वेशन है। फर्स्ट वाले में तो कर ही लो। तो फर्स्ट वाले में जब करोगे तो 1 dy बाई dx हो गया 2cx, आ गया सर उससे भी, है ना, उसका स्क्वायर। हो गया सर, वो तो पहले हो गया। हाँ, और ऊपर न्यूमरेटर में पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में y का डबल डेरिवेटिव 2cx, और उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 2c। देख लो, और x को 0 पुट करना है तो डायरेक्टली 1/2c आ रहा है। आ रही है बात समझ में? दोनों मेथड्स क्लियर हो रहे हैं, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे भाई। देखो अपनी अपनी चॉइस है, मैं इस पे कोई कंपल्सन नहीं डालने वाला कि यही मेथड लगाओ, जो तुम्हें समझ में आता है वो करो। और यही आप सेकंड पार्ट में कर सकते हो। तो मैं सेकंड पार्ट करूं या फिर आप अपने लेवल पे करना चाहोगे इसको? क्वेश्चन नंबर मैंने बता दिया है 1.42। अपने आप करेंगे सर, अपने लेवल पे करेंगे। हाँ, देखो अपने लेवल पर करके देखो इसको, ठीक है। अब क्योंकि ये जो टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सेलरेशन वाले कंसेप्ट्स हैं, मतलब मेनली सर्कुलर मोशन वाले कंसेप्ट्स, ये थोड़े से डिस्टर्ब करते हैं हमें, मतलब ये वो कॉन्फिडेंस नहीं आता जैसे जो वन डायमेंशन में आता है और प्रोजेक्टाइल में आता है। तो ये सर्कुलर मोशन में जाकर के हल्का सा मतलब डर टाइप का लगता है कि यार ये कैसे होगा ये। प्रैक्टिस करना है इसको, कोई बात नहीं, आपका आ जाएगा कंसेप्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर की जब बात चल रही है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक मैं आपको वही याद दिला दूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग प्रोजेक्टाइल वाले में भी कैलकुलेट करते हैं, है ना। इसमें भी क्वेश्चंस आते हैं ना प्रोजेक्टाइल मोशन में, रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्वेश्चंस कैसे करोगे यार? रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्वेश्चन अगर प्रोजेक्टाइल मोशन में हो, मतलब आपसे ये कहा जाए कि किसी हाइट से हमने एक बॉडी को थ्रो किया, है ना, सपोज करो कि h हाइट से, मतलब फ्रॉम द हाइट h मान लेते हैं, और हमने यहाँ से एक बॉडी को बिल्कुल हॉरिजेंटल थ्रू किया है, एग्जैक्टली हॉरिजेंटल u, और ये पैराबोला बना करके नीचे आया,
और पॉइंट बी पर स्ट्राइक कर गया, पॉइंट बी पर, और जहां से थ्रो किया वो पॉइंट ए है, और आपको ये कहा जाए, मैं क्वेश्चन ही बना देता हूं कि गिवन दैट रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट बी is n times the radius of curvature at point A. तो h की वैल्यू बतानी है आपको कितनी होगी, u, g और n के फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ u, g और वो जो n है उसके फॉर्म में, कि पॉइंट बी पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू पॉइंट ए के रेडियस ऑफ कर्वेचर से n टाइम्स है। अब ये n मोर देन 1 है या लेस देन 1 है, ये भी आपको सोचना है। मैंने फिलहाल n बोला है, बट ये वैसे भी सोच सकते हो कि ये लेस देन 1 आएगा या मोर देन 1 आएगा। कहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, पॉइंट बी पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा या फिर पॉइंट ए पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा? गेस कर सकते हो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू ज्यादा कहां पर होगी? सर वो तो नीचे जब गिरेगा सर तो उसके एंगल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सर सर ए नीचे पे जो होगी। ए पे सर देखिए मैं आपको एक और बात बताऊं एक और बात बता देता हूं आपको, मतलब कि ये सब तो मैथमेटिकली चल रहा, बट रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर डेफिनेशन कोई पूछ ले आपसे, ये सब डेफिनेशंस नहीं है, ये सब इसकी डेफिनेशन कोई पूछे तो डेफिनेशन इसकी अलग है बिल्कुल। अगर आप हमसे डेफिनेशन पूछना चाहोगे तो डेफिनेशन मैं आपको दे रहा हूं। सपोज कोई कर्व है, मैंने इस कर्व के ऊपर 2 पॉइंट चूज किए, एक ए पॉइंट चूज किया और एक बी पॉइंट चूज किया। 2 पॉइंट्स मैंने कर्व के ऊपर चूज किए, ए और बी। मैंने पॉइंट ए पर भी अपना एक टेंजेंट बनाया, एक टेंजेंट पॉइंट ए पर बनाइए और एक टेंजेंट पॉइंट बी पर बनाओ, और ए और बी के बीच का जो सेगमेंट है उसको डीएस मान लेते हैं। ए और बी के बीच की सेगमेंट को डीएस। ठीक है बच्चा? यस सर। तो ये बताइए टेंजेंट की डायरेक्शन बदल नहीं रही है? यस सर। यस सर। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस टेंजेंट की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिखता हूं, टी कैप। टी कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। और वो यूनिट वेक्टर बदल चुका होगा, अब वो टी कैप प्लस उसको डी टी कैप कर दो, यूनिट वेक्टर में चेंज आ गया होगा। तो जो चेंज इन द यूनिट वेक्टर, चेंज इन द यूनिट वेक्टर पर यूनिट चेंज इन लेंथ ऑफ आर्क, चेंज इन ए यूनिट वेक्टर पर यूनिट चेंज इन द लेंथ ऑफ आर्क, ये डिफाइंड रहता है, इसको बोला जाता है कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं कह रहा, इसको कर्वेचर बोल रहा हूं। और इसका रेसिप्रोकल जब निकालते हैं तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। मतलब कि जिस कर्व में आगे बढ़ने पर टेंजेंट वाली वेक्टर जल्दी जल्दी बदलती हो, वहां पर कर्वेचर ज्यादा है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। थ्योरेटिकल लेवल पर, मैथमेटिकल लेवल पर नहीं। मैथमेटिकली तो आप सब लोग जानते हो। प्रोजेक्टाइल में एक नॉर्मल प्रोजेक्टाइल की बात करूं अगर मैं, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल जो आपका बेसिक प्रोजेक्टाइल होता है, ग्राउंड टू ग्राउंड वाला, आप नोटिस करके मुझे खुद बताओ, अगर मैं ओरिजिन से डीएस डिस्टेंस आगे बढ़ूं, डीएस डिस्टेंस में इनिशियल पॉइंट पर आगे बढ़ूं और डीएस डिस्टेंस में टॉप पॉइंट पर आगे चलूं, टॉप पॉइंट पर, आपको क्या लगता है कहां पर टेंजेंट की डायरेक्शन में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा और जल्दी चेंज आएगा? वो इनिशियल वाले पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट इस पे ध्यान से करो, फिर गड़बड़ कर रहे हो आप, टॉप फिर पॉइंट गड़बड़ कर रहे हो। पॉइंट ओ पर टेंजेंट की डायरेक्शन ऐसे है, डीएस डिस्टेंस आगे बढ़ गया तो टेंजेंट ये हो गया, तो टेंजेंट में कुछ चेंज आया एंगल का,
पॉइंट ds पे देखो जरा, टॉप पॉइंट से पहले टेंजेंट की डायरेक्शन ऊपर थी और टॉप पॉइंट के थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो टेंजेंट नीचे हो गया। कहां पर टेंजेंट जल्दी से चेंज हुआ है? कहां पर टेंजेंट ने बहुत क्विक चेंज किया है, फास्ट चेंज किया है? सर ऊपर वाले पॉइंट पे। टॉप पॉइंट पर किया है। टॉप पॉइंट पे। तो टॉप पॉइंट का कर्वेचर वहां dt/ds ज्यादा है क्योंकि वहां पर टेंजेंट जल्दी चेंज हुआ है। कर्वेचर टॉप पॉइंट पर ज्यादा है लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर टॉप पॉइंट पर कम होता है क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो डेफिनेशन है एक्चुअल में वो 1 डिवाइडेड बाय कर्वेचर है। तो अब ध्यान रखिएगा, एक तो होता है मैथमेटिकल तरीका आंसर देने का और एक होता है लॉजिकल तरीका, मतलब डेफिनेशन के ऊपर। सब्जेक्टिवली तो हर कोई आंसर दे देगा यार। यहां पर टेंजेंट के वेक्टर में ज्यादा चेंज आ रहा है, dt कैप मोर है यहां पर, और इनिशियल पॉइंट पर टेंजेंट वेक्टर थोड़ा सा कम चेंज हो रहा है, dt कैप लेस है। और अगर आप इमेजिन करो जरा, स्ट्रेट लाइन पे आओ, क्या होगा अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चले? आपको मैं यहां से आपको कन्विंस कर देता हूँ। आप स्ट्रेट लाइन मोशन करो, स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर आप टेंजेंट बनाओ 2 पॉइंट्स पर, तो क्या टेंजेंट में कोई फर्क आएगा? 2 पॉइंट्स पर टेंजेंट बनाओ, नो कोई फर्क नहीं आएगा। नो सर। तो इसका मतलब dt कैप 0 हुआ, यस सर, रेडियस इनफिनाइट। यस सर। तो कर्वेचर 0 हुआ ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हुआ। कहते नहीं है स्ट्रेट लाइंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है। यस सर। यस सर। तो फिर आपको पता होना चाहिए ना यार रेडियस ऑफ कर्वेचर, और कर्वेचर क्या होता है पहले तो ये पता हो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो बाद में आएगा। Curvature is defined as rate of change of the unit vector along tangent. Definition इसकी यही है, यही actual definition है, rate of change of unit vector along the tangent to the curve with respect to arc length, distance moved along the curve. मतलब कर्व के along चलने पर अगर टेंजेंट का वेक्टर जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है तो मतलब कि कर्वेचर ज्यादा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। ठीक है, पॉइंट समझ में आया आपको ये चीज? यस सर। तो अब बता Yes, sir. सकते हो Yes, अब sir. अब जरा नॉन मैथमेटिकली नहीं बता सकते कि ए और बी में से रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा कहां पे होगा? सर बी पे। राइट, बी। बी पे। हाँ, इसका मतलब n की वैल्यू 1 से बड़ी आनी चाहिए। चलिए, ये तो हो गया सब्जेक्टिव लेवल पर, मतलब जो कंसेप्चुअल लेवल पर। अगर मैथमेटिकल लेवल पे जाते हो कि भाई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, हमको मैथ से समझा दो, फॉर्मूला बता दो, तो फॉर्मूले से भी बता सकते हैं। अगर तुमको फॉर्मूले से समझना है तो फॉर्मूला फिर ये लगाओ, स्पेशली काइनेमेटिक्स में अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो ये लगाओ, v² डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट। तो पॉइंट ए पर क्या लगाओगे? अब पॉइंट ए पर एक्सेलरेशन जो होगा वो ग्रेविटी की वजह से लग रहा होगा, वो डाउनवर्ड है सर u²/g। है ना, डाउन। ये और ये जो g है यही नॉर्मल है क्योंकि ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो यही हमारा नॉर्मल एक्सेलरेशन है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर मैं पॉइंट ए पर निकालना चाहता हूं तो पॉइंट ए पर हमारी स्पीड निकालेंगे u², स्पीड एट पॉइंट ए, और डिवाइडेड बाय वहां पर नॉर्मल एक्सेलरेशन g। खत्म हो गई बात। अब जब आप बी पॉइंट पर आओगे तो पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा, नहीं आएगा। नहीं, पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि बी पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी, और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकालो। अब कौन सा हमको काइनेमेटिक्स का जरूरी है? एनर्जी भी तो कंजर्व करा सकते हो, u² + 2gh डायरेक्ट मिल जाएगा तुमको। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर बाद की काइनेटिक एनर्जी, डायरेक्टली भी मिल जाएगा। भैया कौन सा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं काइनेमेटिक्स का? आप तो फाइनल चैप्टर पे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो अब तो जो भी मैकेनिक्स में आता है कुछ भी लगा सकते हो जिससे आसान हो जाए। तो v तो आ गया, लेकिन ये v कितने एंगल पर होगा ये भी निकाल सकते हैं। इस v का एंगल थीटा निकाल सकते हो, ये कंसेप्ट लगा करके कि प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, यानी कि √u²,
प्लस 2gh cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यू के बराबर वो इनिशियल यू के बराबर होगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल का बहुत मेन कंसेप्ट, बार बार यूज होने वाला कंसेप्ट है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी डज नॉट चेंज। तो यहाँ से हम थीटा भी निकाल सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन से वी निकाल सकते हो, और थीटा की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो अब जरूरी नहीं है कि काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाई जाए। और अब रेडियस ऑफ कर्वेचर जब बी पॉइंट पर निकालना होगा मेरे को, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट बी पॉइंट पर, तो आपको पॉइंट बी पर जो स्पीड है उसका स्क्वायर करना होगा। जिस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हो उस पॉइंट पर कितनी स्पीड है वहां का स्क्वायर। तो वेलोसिटी बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग चूज करिए, उसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा यू स्क्वायर प्लस 2gh। और डिवीजन में फिर डिवाइड किससे करेंगे, नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल जी एक्सेलरेशन, का कंपोनेंट ले लेंगे। हाँ, तो जी यहाँ पर नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं है, जी एक्सेलरेशन है बट ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये वेलोसिटी के 90 डिग्री पर नहीं है। तो हम पहले जी के कंपोनेंट्स करेंगे। अब जी का एक कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर साइड पर, जी का एक कंपोनेंट वेलोसिटी के पैरेलल साइड पर। जी cos थीटा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है और यही नॉर्मल एक्सेलरेशन है। जी sin थीटा पैरेलल टू द वेलोसिटी है, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। तो यहां डिवीजन में जी cos थीटा लगा दो, और cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू यहां से ले जाकर रख दो। अब फाइनली कंक्लूड करके बताओ कि आंसर क्या आएगा। सब कुछ कर दिया हमने। मतलब ये भी एक थोड़ा सा पॉइंट था कुछ कि रेडियस ऑफ कर्वेचर में दिक्कत होती है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो। कर रहे हैं अभी क्वेश्चंस को? नहीं, cos थीटा की वैल्यू भी मिल गई, वेलोसिटी एट बी मिल गया, नॉर्मल एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई जी cos थीटा, ये सर हो गया। और फिर वो n टाइम्स दे रखा है, तो अब ये h वैसे निकाल सकते हो, या n निकाल लो कितना आएगा। बेसिकली n की वैल्यू बता दो कितनी होगी। चलो h मान लो h दिया है तो n कितना होगा यही पूछ लेते हैं उल्टा, ताकि ये वेरीफाई हो जाए ना कि n की वैल्यू 1 से ज्यादा है कि कम है। n ही निकालते हैं, चलो कितना होगा। 1 + 2gh बाई u स्क्वायर की होल पावर 3/2। ये आंसर बता रहे हो n का? यस सर। फिर से एक मिनट, n = 1 + 2gh बाई u स्क्वायर की होल पावर 3/2। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर 3/2। यस सर। ओके, तो ये 3/2 बेसिकली आप समझ सकते हो कि वो अगर हम वो ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन वाला लगाते हैं उसमें भी 3/2 आता यस सर। है ना, तो उससे भी हो जाता। लेकिन चलिए, तो अब बताओ ये वैल्यू 1 प्लस समथिंग तो वैसे ही दिख रहा है आपका, मतलब n की वैल्यू 1 से ज्यादा है। नहीं समझ में आ गया कि इसका मतलब बी पॉइंट पर कर्वेचर, बी पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है, कर्वेचर कम है। यस सर। और वो और डेफिनेशन से भी आएगा, करके देख लो आप। पॉइंट बी के पास यूनिट वेक्टर जल्दी जल्दी चेंज नहीं हो पाएंगे। बढ़े आगे, बताओ। यस सर। यस सर। यस। चलिए, ये तो हो गया इसका कंसेप्ट। एक और कंसेप्ट, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्कशन चल ही रहा है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को यहाँ पर आज पूरी तरीके से वाइंड अप ही कर देते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक कंसेप्ट आपका यहाँ पर भी आता है, मतलब यहाँ से लेकर के, और पूरे फिजिक्स में ही है, तो एक इसका कंसेप्ट उसमें भी आता है हमारा, क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन में, जिसमें बॉडीज की रोलिंग देखते हो आप। क्या लगाते हो उसमें कंसेप्ट यार रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए? वहां पर भी तो आता है ये चीज। सर प्योर रोलिंग में 4 आर ले लेते हैं। सर आईसीआर। सर डबल हो जाता है, डबल अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड। आईसीआर की एसएच कोई जरूरत नहीं है। देखो मैं बताऊं, इस कंसेप्ट को आप थोड़ा सा सिंपल कर दो। आप इस कंसेप्ट को पूरी तरीके से क्लोज करो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का न्यूमेरिकल काइनेमेटिक्स में आता है या फिर रोटेशनल मैकेनिक्स में आता है, दो जगह पे आता है। तो यहाँ पर जब आप ये बोलते हो कि कोई बॉडी रोल करती है, मतलब इसमें रोलिंग मोशन वाले कंसेप्ट लगाते हो, तो 4, जैसा भी इन्होंने कहा कि 4R है, तो बट 4R वाला कंसेप्ट जो है वो तो टॉप पॉइंट के लिए है। मतलब अगर हम इसमें सर वो प्योर रोलिंग के लिए सर, एक्चुअली इसका कंसेप्ट होता है कि डबल नहीं फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड फॉर नहीं अ नहीं पॉइंट। बच्चा, वो फिर फॉर पॉइंट नहीं है, ये तो आधा अधूरा पढ़ रहे हो ना आप। अगर मैं वीसी मानूं और एक ओमेगा मान लूं, दोनों मान लूं,
तो अगर आप टॉप पॉइंट की बात कर रहे हो तो अलग बात है, लेकिन अगर मैं उस पॉइंट की बात करूं जो सेंटर के हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, पॉइंट एच की बात करूं, तो मैं किसी भी पॉइंट की बात, मैं तो किसी भी पॉइंट पे पूछ सकता हूं ना रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं तुम्हें कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं, मैं किसी रिजल्ट को याद करने के लिए कह नहीं रहा, कंसेप्चुअल आओ। इसमें वीसी कांस्टेंट है और ओमेगा कांस्टेंट है मान लीजिए, और हो सकता है कांस्टेंट ना भी हो। मैं तो तुमको डर निकालने की बात कर रहा हूं यार कि इसको क्लोज करो, कि साला कोई भी केस आएगा तो हमें डरना नहीं है वहां पर। देखिए आप पॉइंट टी की बात करो, पॉइंट नंबर टी की, हमको ये पता है, देखो सबसे पहले तो ये पता है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मुझे उसके लिए ये पता है कि जो रोलिंग होती है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। रोलिंग का मतलब ट्रांसलेशन प्लस ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटरी और प्लस रोटेशनल, बेसिकली ये होता है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। और रोटेशनल का मतलब कुछ लोग आप चाहो तो अपने सिंपल लैंग्वेज में सर्कुलर कर सकते, तो फिर यही कंसेप्ट तो एक्सेलरेशन में भी लगाओगे ना यार। एक्सेलरेशन मुझे पॉइंट टी पर निकालना है तो मैं ये लगा दूंगा एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट टी, जो वो ट्रांसलेट करेगा उसकी वजह से, और प्लस अभी मैंने आपको बताया कि सर्कुलर मोशन की आदत बनाओ, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट टी सेंट्रीपिटल और प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट टी टेंजेंशियल। भैया आप फाइनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ना परफेक्ट अप्रोच चाहिए। जहां सर्कुलर मोशन दिख गया आपकी आदत बन जानी चाहिए, आपकी आदत में होना चाहिए कि एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल प्लस टेंजेंशियल लिखेंगे। आदत यही बनेगी। जीरो आ रहा आने दीजिए। अब क्या जीरो है क्या जीरो नहीं है वो देखेंगे ना यार। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ओमेगा कांस्टेंट है, तो एक और बात बताएं आपको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर आप रिकॉल करें तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है एक तो डीवी बाई डी टी भी होता है, बस रोटेशनल मैकेनिक्स में जाकर के आप इसको आर अल्फा भी कहते हो। होगा इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस न्यूमेरिकल में, अगर वी और ओमेगा दोनों कांस्टेंट मान के चल रहे नो हैं सर, तो यहाँ टेंजेंशियल भी जीरो नहीं होगा। होगा सर। तो बचा क्या है सेंट्रीपिटल, वो ओमेगा स्क्वायर आर लिखते हैं, किधर की तरफ होगा, तो नेचुरल सी बात है इस ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ आएगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर आएगी। तो एक्सेलरेशन आ गया पॉइंट टी का। अब आप उसके वेलोसिटी पे आ जाओ, तो वेलोसिटी निकालनी है पॉइंट टी की, ये भी सेम कंसेप्ट, वेलोसिटी ऑफ टी जो ट्रांसलेट करेगा उसकी वजह से, और प्लस वेलोसिटी ऑफ टी जो वो रोटेट करेगा उसकी वजह से, यानी सर्कुलर मोशन में जो जाएगा। तो ये कितना आएगा अगर मैं कैलकुलेट करूं इसको इन जनरल प्रोसेस में, तो ट्रांसलेटरी वाली वेलोसिटी वीसी फॉरवर्ड और रोटेशनल वाली वेलोसिटी हमेशा अभी पीछे आपको बोला कि ये अलोंग टेंजेंट आता है हमेशा, रोटेशन वाली वेलोसिटी हमेशा अलोंग टेंजेंट आएगी। तो टॉप पॉइंट पर टेंजेंट फॉरवर्ड रहेगा, ट्रांसलेशन भी फॉरवर्ड हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं, इसलिए वीसी प्लस आर ओमेगा लिख देते हो। और अब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए क्या करोगे, इसमें वेलोसिटी भी निकाल लिया, एक्सेलरेशन भी निकाल लिया, तो अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रेडियस ऑफ सर कर्वेचर वी स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन हाँ, सेंट्रीपिटल। तो टोटल स्पीड का स्क्वायर, टोटल स्पीड वीसी प्लस आर ओमेगा है उसका स्क्वायर करिए और डिवाइडेड बाय जो टोटल एक्सेलरेशन निकाली है ओमेगा स्क्वायर आर, ये आंसर हो जाएगा। अब अगर v बराबर आर ओमेगा हुआ प्योर रोलिंग, v इक्वल टू आर ओमेगा, तो इसी का आंसर 4r बन जाएगा, और v इक्वल टू आर ओमेगा नहीं है तो भी मेरा आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही अली? यस सर। यस सर। 4r। पॉइंट h के लिए कितना होगा? पॉइंट h के लिए जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको हमेशा टॉप पॉइंट पर ही पूछे। निकालो पॉइंट h पे यार, रिवीजन कर रहे हो आप तो ध्यान रखो भाई, आपको ना रटना नहीं है चीजों को, मतलब औरों की तरीके से ना बिल्कुल याद कर रहे हो कि यार इसमें ये होगा ना, फायदा क्या हुआ फिर?
सेंटर पॉइंट पर वीसी फॉरवर्ड और ओमेगा क्लॉकवाइज, ये मान लिया। अब पॉइंट एच पे आ जाते हैं। तो अब मैं लिखूंगा नहीं, अब आप बताना। पॉइंट एच पर पहले वेलोसिटी, दो वेलोसिटी लिखो, ट्रांसलेट वाली और रोटेट वाली। तो ट्रांसलेट वाली वेलोसिटी इसकी राइट साइड, रोटेट वाली वेलोसिटी इसकी ऊपर आर ओमेगा। तो इनका जब रिजल्टेंट लाओगे पैरेललोग्राम लॉ से, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, तो ये इसकी टोटल वेलोसिटी बनेगी। मतलब दिस विल बिकम वेलोसिटी ऑफ पॉइंट नंबर एच, ये बनेगा। और एक्सेलरेशन क्या बनेगा इसका? एक्सेलरेशन अगर इस पॉइंट पर निकालना हो तो पीछे बताया आपको सब पहले। हाँ देखिए, इसमें वीसी और ओमेगा कांस्टेंट है, मैं बट फिर कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं कांस्टेंट हो, किसी न्यूमेरिकल में ये वेरिएबल भी हो सकते हैं। तो यही एक परफेक्ट अप्रोच होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए। जो रैंकर बच्चे हैं या जो सेलेक्ट होने वाले होते हैं, वो एक क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं देखते हैं, वो तो कहते हैं कि भैया इसका जनरलाइज बताओ क्या है, प्रोसेस बता दीजिए मुझे, हम लोग अपने आप करेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पर सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा फिलहाल। और किधर की तरफ होगा वो? तो पॉइंट टुवर्ड सेंटर, यानी कि राइट साइड, टुवर्ड्स राइट साइड होगा ना, राइट साइड। यस सर। तो अब जरा अलग सा डायग्राम बना के दिखाऊं आपको। देखो सेपरेट डायग्राम में, यानी जो पॉइंट नंबर एच है, अगर आप सेपरेट डायग्राम देखो तो पॉइंट नंबर एच की वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ एंगल पर है और पॉइंट नंबर एच की एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट के सेंटर की तरफ है। ये सिचुएशन बन रही है इसकी। तो एक्सेलरेशन पॉइंट एच का ओमेगा स्क्वायर आर जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट, एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट एच इज स्क्वायर रूट ऑफ वीसी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और ये थीटा भी निकाल सकते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, tan थीटा की वैल्यू आर ओमेगा डिवाइडेड बाय वीसी। अब अपना डेफिनेशन लगाओ। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर आपको पॉइंट एच पर निकालना है, तो यहां पर जो वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे तो वीसी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और डिवीजन में एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर साइड पर जाए। तो एक्सेलरेशन को रिजॉल्व करना होगा तुम्हें, एक वेलोसिटी की डायरेक्शन में, एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर साइड पर। ऑब्वियसली AH cos थीटा वेलोसिटी के पैरेलल जा रहा है और AH sin थीटा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जा रहा है, और AH sin थीटा ही नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा। तो AH मतलब ओमेगा स्क्वायर आर और नीचे यहाँ पर साइन ऑफ थीटा, ये आंसर बन जाएगा। अब आप चाहो तो स्पेशल केस लगा लो। स्पेशल केस में अगर V बराबर आर ओमेगा हुआ, प्योर रोलिंग का केस, तो VC बराबर आर ओमेगा होगा तो थीटा 45 डिग्री भी आ जाएगा। लेफ्ट साइड से आप देख सकते हो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू। और तब हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो पॉइंट एच पर बनेगा, तो VC बराबर आर ओमेगा करके आप बता दो कितना आ जाएगा, कितना रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉइंट एच पर बनेगा। अभी तो कर सकते हो, VC स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ऊपर है। सर 2√2r। 2√2r। तो 2√2r है, इसलिए कह रहा हूँ। यानी मेरा पॉइंट है, देखो मेरा समझाने का पॉइंट ये है कि बच्चा पढ़ रहे हो, पहली बात कोई भी कंसेप्ट पढ़ो तो उसके डेप्थ में जाके पढ़ो, या तो उसको स्किप कर जाओ। आधा अधूरा पढ़ना खतरनाक है, या तो परफेक्ट कर लो या जीरो कर लो। बीच वाला केस खतरनाक होता है भैया। तो क्वेश्चन करेंगे नहीं, और करेंगे तो सही करेंगे। तीसरा हम ये बीच वाला तो चक्कर नहीं पालेंगे ना कि यार आधा किया भी, फिर क्वेश्चन बीच में अटक भी गया और फिर गलत भी हो गया, ये सब कहाँ चलता है। सो क्लियर है, रोलिंग वाला भी कर लोगे। अभी आज आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का काफी डिटेल हो गया है प्रोजेक्टाइल के अंदर, रोलिंग के अंदर, और इन जनरल ये सब क्वेश्चंस, मतलब कुल मिलाकर के। तो ये सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन को लेकर के कुछ क्लैरिटी आई अभी, या कुछ लग रहा है अभी मन में, मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी है सर क्लियर? हाँ जी बोलो, डाउट है तो बोलो। सर मैं ये कह रहा था सर कि ये जो हम लोग ने अभी पहले आपने पढ़ाया था हम लोगों को एक ICR वाला कंसेप्ट,
सर तो उसका क्या कोई एक्सेप्शन केस है जो इस केस से हो जाए जो अभी आपने हम लोग को बताया और उससे ना हो? नहीं, कोई एक्सेप्शन केस नहीं है। पहली बात फिजिक्स पढ़ रहे हो भैया, यहाँ एक्सेप्शन नहीं होते। देखो, है ना, वो दूसरे सब्जेक्ट में है, नाम नहीं ले रहे, तुम खुद समझ जाओ। तो ओके सर वो तो एक्सेप्शन का ही सब्जेक्ट होता है। हाँ, वो भी अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब 3 दिन सर कुछ पहले ही। नहीं आया तो उसको एक्सेप्शन बना दिया। अरे मैं तो अभी रिसेंटली, हमको किसी ने एक वीडियो फॉरवर्ड की थी, अब ऐसा तुम लोग तो देख चुके होगे, कोटा है ना? फैक्ट्री का। हाँ, तो उसमें एक उस Yes, sir. एक लड़के की फ्रस्ट्रेशन Yes, निकल sir. रही थी। वो कैंटीन Yes, कैंटीन अच्छा वो वाला सर। कोटा फैक्ट्री। वो कैंटीन वाला सीन था, कैंटीन वाला सीन, जो मतलब खूब गरिया रहा था कि यार पहले बैठ के खुद ही क्लियर कर लो कि क्या है, फिर हमको पढ़ाना। तो मैंने हमारे यहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ यार, हमारे यहाँ तरीके होते हैं, बस ये है कि तुमको ये देख लो। अभी एक बार तुमको समझाएं, इतनी देर में आपको अगर ये बात समझ में आई हो कि ये जो ये जो कहा गया यार, ये तो पुराना हो गया मेरे ख्याल से, ये जो था, ये कंसेप्ट, ये dy बाई डी एक्स वाला, ये अच्छा तो है, ये कंसेप्ट तो ठीक है, लेकिन बड़ा लिमिटेड एप्लीकेशन है। क्योंकि देखो ना, आगे कहाँ लग रहा है ये क्वेश्चन में, जहां ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन दी है वहां पर तो ठीक है, बट जहां ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन नहीं दी है वहां क्या करोगे? तो अल्टीमेटली तुमको उस डेफिनेशन पे जाना ही पड़ेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर की एक्चुअल डेफिनेशन पे, मतलब इस पॉइंट पे तो जाना ही पड़ेगा आपको। यस सर। तो जब इस मेरे ज्यादा क्वेश्चंस इस कंसेप्ट से हो रहे हैं, तो मैं इसको स्ट्रॉन्ग करूंगा ना अपना, मैं अननेसेसरली उस फॉर्मूले के पीछे क्यों लग जाऊं जिसकी लिमिटेड एप्लीकेशन है। बोलो ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा, रेडियस ऑफ यस सर। कर्वेचर मतलब Yes, sir. अब रिवाइज हो गया, बाकी कुछ टेस्ट में आएगा वहां से भी कर लेंगे, कुछ असाइनमेंट्स में आ जाएगा। एनीवे, अब थोड़े से कुछ क्वेश्चंस ये हैं जो रिलेटिव के ऊपर और हैं, क्योंकि आज रिलेटिव को खत्म करना था। तो ये भी एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, सेलर इन अ बोट। इसका कंसेप्ट जानते हो क्या है? इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जर्वर है और हम किसी ऑब्जेक्ट को वॉच कर रहे हो, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब एक मूविंग ऑब्जर्वर है, इसका कंसेप्ट आप ये लगाते हो यार, सीधा सीधा, एक मूविंग ऑब्जर्वर है और वो किसी ऑब्जेक्ट को वॉच करे, ऑब्जेक्ट इज सीन बाय, मैं इस मूविंग ऑब्जर्वर का कुछ नाम दे देता हूँ, बी इज बाय बी, और कोई दूसरा ऑब्जर्वर ए है, वो रेस्ट पे है। ये तो आप रिलेटिव की डेफिनेशन लगाते हो एक्चुअली, रिलेटिव पे, रेस्ट वाला ऑब्जर्वर। तो अगर ए वाला भी इसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हो और बी वाला भी इसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हो, तो दोनों की ऑब्जर्वेशन का फर्क क्या होगा? मतलब एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखे और एक मूविंग ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखे, तो इसमें रिलेशन ये लगा देते हो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहते हो, सीन बाय फिक्स्ड ऑब्जर्वर, मतलब स्टेशनरी ऑब्जर्वर जो होता है, इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि सीन बाय मूविंग ऑब्जर्वर है, और प्लस उसमें ऐड कर देते हो प्लस वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जर्वर। बट वो कौन देखेगा कि मूविंग ऑब्जर्वर की क्या वेलोसिटी है ना? तो वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जर्वर विच शुड बी सीन बाय फिक्स्ड ऑब्जर्वर। समझ आया इसे? Yes, sir. मतलब एक तरीके का यस सर। चेन प्रोसेस है यार, चेन प्रोसेस। ए ने बी को देखा, बी ने ऑब्जेक्ट को देखा, दोनों ऐड कर दो, वो ए ने ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देख लिया, ऐसे होता है, मतलब चेन प्रोसेस टाइप का, कि ए ने ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट देखने की बजाय उसने कहा बी वाले से, कहा यार तुम देख के बताओ बी क्या कर रहा है, तो बी वाले ने देख के बताया कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, और ए वाला स्मार्ट था, तो बी वाले की उसने ऑब्जर्वेशन ले ली, और ए ने ऑब्जर्वर बी को नोटिस कर लिया कि तुम कितनी वेलोसिटी पे चल रहे हो, दोनों ऐड कर दिए उसने। ये कंसेप्ट है। लगाओ इसमें जरा, पहला कंसेप्ट क्या होगा यार?
फर्स्ट कंसेप्ट लगाओ, सेलर इन अ बोट विच इज गोइंग ड्यू ईस्ट विथ स्पीड इतना ऑब्जर्व्स अ सबमरीन हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट 12 एंड सिंकिंग एट द रेट ऑफ 2। तो यहाँ पर ना तुमको पहले तो ये लगाना पड़ेगा, जो हॉरिजेंटल सरफेस होगी, मतलब जो पानी की सरफेस होती है, वाटर की सरफेस हॉरिजेंटल, उसमें आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिखा सकते हो। ईस्ट मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वेस्ट मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस, नॉर्थ साउथ। अपवर्ड डायरेक्शन को आप के कैप मानेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस के कैप। ये साइन कन्वेंशंस। तो पहले सेलर इन द बोट विच इज गोइंग ड्यू ईस्ट ऑब्जर्व करता है सबमरीन को, तो क्या लिखें इस कंसेप्ट के हिसाब से? वेलोसिटी ऑफ द सबमरीन, और ये देखा किसने गया है? तो सीन बाय बोट, सीन बाय बोट को आप ये भी कह सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू द बोट, ये भी कह सकते हो ऑब्लिक बोट। सीन बाय द मतलब रिलेटिव कितना हुआ ये, तो वो कह रहा है कि नॉर्थ साइड पर 12 यानी कि 12 जे कैप, नॉर्थ को वाई एक्सिस मान रहे हैं, और सिंक कर रहा है, नीचे डूब रहा है, तो -2 के कैप। उसके बाद मतलब यहाँ पर दो कंसेप्ट लगा सकते हो, एक ये भी लगा सकते हो और रिलेटिव की डेफिनेशन भी लगा सकते हो यहाँ पर। जी करें, एक मिनट। उसके बाद क्या कह रहे हैं ना, ये 8 किसकी वेलोसिटी दी गई है यार? क्या लग रहा है आपको, ये 8 किसकी वेलोसिटी है? बोट की। बोट सेलर इन अ बोट। तो बोट की हुई ना कुल मिला के, यस सर। क्योंकि हम यहाँ पर रिलेटिव वाली डेफिनेशन भी लगा सकते हो। यहाँ पर ना आप रिलेटिव वाली डेफिनेशन लगा सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ द सबमरीन विथ रिस्पेक्ट टू बोट का मतलब माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट। ये चीज आपको 12 जे कैप -2 के कैप दे रखी है। तो बोट की वेलोसिटी पता है, ये 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ द बोट दे रखा है तुम्हें, 8 आई कैप, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन भी दे रखा है। तो इससे सबमरीन की तो वेलोसिटी आ जाएगी ना, बोले सबमरीन वाली वेलोसिटी निकाल सकते हैं इससे। यस सर। यस Okay. अब सबमरीन का जो कमांडर है वो किसी हेलीकॉप्टर को देख रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर विथ रिस्पेक्ट टू द सबमरीन हो गया। तो वो क्या देख रहा है कि वो 5 से ऊपर उठ रहा है, यानी कि 5 के कैप ऊपर उठ रहा है तो के कैप, और हेडिंग टुवर्ड्स वेस्ट मतलब -4 आई कैप। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को आप रिलेटिव की डेफिनेशन से वेलोसिटी ऑफ हेलीकॉप्टर माइनस वेलोसिटी ऑफ सबमरीन कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड हमारा 5 के कैप -4 आई कैप है। तो यहाँ पर सबमरीन की वेलोसिटी जो पहले वाले स्टेप में कैलकुलेट की गई है वो रखो, और अब बताओ क्या आंसर आएगा, बताओ। मतलब ये रिलेटिव का फंडामेंटल क्वेश्चन मैं बोलूंगा कि अगर डेफिनेशन समझनी है आपको रिलेटिव मोशन की और रिलेटिव वेलोसिटी का डेफिनेशन समझना है तो इस क्वेश्चन को करो, है ना। मतलब अगर किसी को फॉर्मूले में दिक्कत है, फॉर्मूले में प्रॉब्लम है, तो आप फॉर्मूला सही करने के लिए इस क्वेश्चन को कर सकते हो। सबमरीन की वेलोसिटी ऊपर वाली रखो, जो एक्चुअल वेलोसिटी आई होगी उसकी, मतलब जो सबमरीन की वेलोसिटी ऊपर से आएगी, ऊपर वाले स्टेप से, वो आएगी 12 जे कैप -2 के कैप, और ये -vb को राइट साइड ले जाना है तुम्हें। तो फाइनल आ रहा है 4i + 12 + 3k। 4i + 12 + 3k तीनों आएंगे ना, मतलब कुल मिला करके तीनों कंपोनेंट्स आएंगे हेलीकॉप्टर की एक्चुअल वेलोसिटी में। यस सर। यस सर। यस सर। बस कर लीजिएगा इसको, और ना है तो बताना, डिस्कस कर देंगे, और ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैं सिर्फ सर पहले वाले, हाँ जी बताओ। सर जो आपने पहला एक्सप्रेशन दिखा है वेलोसिटी सबमरीन विद रिस्पेक्ट टू बोट, वो समझा दीजिए एक बार। नहीं, वो तो जो देखेगा ना, मतलब जो ऑब्जर्वर है उसी के रिस्पेक्ट में तो होगा। देखो यहाँ पर ये जो कहा है इन्होंने, कौन किसको देख रहा है ये देखिए ना, मतलब बोट वाला आदमी ऑब्जर्व कर रहे हो आप सबमरीन को, तो सबमरीन हमारे लिए ऑब्जेक्ट हो गया और बोट हमारे लिए ऑब्जर्वर हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ सबमरीन विथ रिस्पेक्ट टू द बोट क्या दिखा,
तो दिखने में हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ 12, तो नॉर्थ मतलब वाई एक्सिस, तो 12 जे कैप कर दिया इसको। और सिंकिंग एट द रेट 2 मीटर पर सेकंड, डूब रहा नीचे की तरफ, तो उसको मैंने -2 के कैप कर दिया। तो 12 जे कैप और -2 के कैप, ये मुझे सबमरीन की वेलोसिटी दिखाई पड़ती है लेकिन बोट में बैठने के बाद। तो हमने कहा कि इसका मतलब ये सबमरीन की वेलोसिटी हुई है, लेकिन तब हुई है जब मेरा रेफरेंस बोट था, मतलब रिलेटिव टू द बोट था कंसेप्ट, उसको रिलेटिव वेलोसिटी का 12 जे कैप -2 के कैप। और फिर मैंने लेफ्ट साइड को रिलेटिव वाली डेफिनेशन लगा दी कि वेलोसिटी ऑफ सबमरीन विथ रिस्पेक्ट टू बोट का मतलब हुआ सबमरीन की वेलोसिटी और बोट की वेलोसिटी का डिफरेंस। वो डिफरेंस हमारा 12 जे -2 के कैप है। और बोट की वेलोसिटी तो क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में दे रखी है कि वो ईस्ट डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड से चल रही, तो बोट की वेलोसिटी 8 आई कैप पता है। तो ये बोट वाली वेलोसिटी इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करो, तो वहां से सबमरीन की रियल वेलोसिटी कितनी है वो मालूम चलेगी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी कितनी है उसकी। ओके सर। ठीक है, ओके सर। चलिए नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन किया जरूर होगा आप लोगों ने, लेकिन ये थोड़ा उससे अलग कर दिया है। कंसेप्ट है शॉर्टेस्ट, मतलब मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ वाला, बट ये स्लाइटली अलग है, थोड़ा अलग है उससे। इसमें ये 2 रेलवे ट्रैक्स कह रहे हैं, वो 2 रेलवे ट्रैक्स किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं आकर के, 2 रेलवे ट्रैक्स है, कन्वर्ज टू अ लेवल क्रॉसिंग एट द एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा हुआ। और 2 ट्रेन्स हैं, 2 ट्रेन्स आर मूविंग टुवर्ड्स द क्रॉसिंग विद वेलोसिटीज u एंड v रिस्पेक्टिवली। तो एक ट्रेन हम इस क्रॉसिंग पर मान लेते हैं, पहले वाले पे ट्रेन 1 को मान लेते हैं और दूसरे वाले पे ट्रेन 2 को मान लेते हैं। यहाँ पर ट्रेन 2 मान लीजिए, ट्रेन 1 ट्रेन 2। ट्रेन 1 चल रही है u वेलोसिटी से क्रॉसिंग की तरफ, और ट्रेन 2 चल रही है v वेलोसिटी से क्रॉसिंग की तरफ। और a और b आर द इनिशियल डिस्टेंसेस ऑफ द ट्रेन फ्रॉम द क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग से ट्रेन 1 की जो डिस्टेंस है, मतलब ये डिस्टेंस, ये आपको a दे रखा है, और क्रॉसिंग से ट्रेन 2 की जो डिस्टेंस है ये b दे रखा है क्वेश्चन में, ये b डिस्टेंस, ये a डिस्टेंस। अब उनका लीस्ट डिस्टेंस प्रूफ करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है आपको, ये होगा प्रूविंग इसलिए कह दी ताकि आंसर मैच कर जाए आपका, अदरवाइज कैसे करोगे, मतलब इन दोनों ट्रेन्स के बीच मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है। तो ऐसा क्वेश्चन तो कर चुके हो, लेकिन अल्फा एंगल पर नहीं किया था। ये क्वेश्चन आप कर चुके हो स्ट्रेट लाइन वाला, मैं याद दिलाऊं, पहले क्लास 11th में जब यस किया सर, था, परपेंडिकुलर लाइंस। हाँ, तब Yes, ये sir. कहा था कि 2 ऑब्जेक्ट्स P और Q हैं, लेकिन वो एक दूसरे के 9, P राइट साइड जाता था, Q ऊपर आ जाता था। ये तो कर चुके हैं, लेकिन लॉजिक क्या लगाया था उसमें? तो इसमें 2 डायमेंशंस ले लेते हैं, एक दोनों को ज्वाइन करते हैं और एक उसके परपेंडिकुलर। यस नहीं, मेरे ख्याल से आप रिलेटिव करते हो इसमें, मैं याद दिलाऊं तो आप इसमें सर, रिलेटिव। एक को रोक लेते हैं और उसकी वेलोसिटी उसमें नेगेटिव कर देते हैं और फिर उसके साथ हाँ में हाँ, डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप इसमें क्या करते हो, किसी एक के रिलेटिव दूसरे को देखते हो। तो अब सुनना, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पर, इसको रिलेटिव से करेंगे। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 मूविंग पार्टिकल्स निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है रिलेटिव लगाइए। तो चलो एक काम करते हैं यार, हम लोग T2 विथ रिस्पेक्ट टू T1 देख रहे हैं। क्या मतलब हुआ, किसको रोकोगे आप? T2 विथ रिस्पेक्ट टू T1 मतलब रोक किसको रहे? T1। T1। T1 को रोक रहे। ठीक, तो जिसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो अब T1 को खत्म कर देते हैं, T1 नहीं चलेगा, T1 की वेलोसिटी गई, लेकिन उसकी वेलोसिटी का अपोजिट T2 में ऐड करना होगा आपको। रिलेटिव करने के लिए जिसको आप रोकोगे उसकी वेलोसिटी का अपोजिट दूसरे वाले बॉडी में ऐड करो। तो हम यहां पर एक वेक्टर ऐड कर रहे हैं u, इसी को तो रिलेटिव कहते हैं यार, कि एक को रेस्ट पे कर दे और उसकी वेलोसिटी का रिवर्स दूसरे की वेलोसिटी में ऐड कर दे। बोले Yes, sir. सही कर रहे हैं? यस सर। यस Yes, sir. सर। अच्छा, तो Yes, अब इनका रिजल्टेंट लाओ, ये v हो गया।
अब इन दोनों, ध्यान रखना ये जो u है मैं नाम दे देता हूं पहले तो, p q और r। जो u है वो लाइन pq के पैरेलल है, इसका ध्यान रखना। अब Yes. T1 एक्चुअली रेस्ट पे नहीं है, T1 को हमने एज्यूम किया है कि ये रेस्ट पे है। एज्यूम डेट रेस्ट, किसी एक पार्टिकल को रेस्ट पर एज्यूम करने का प्रोसेस ही आपका रिलेटिव मोशन कहलाता है। अब रिजल्टेंट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से, यहां पर u और v का रिजल्टेंट आएंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा करके। थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहे हैं, कुछ ऐसे जाएगा ये, और जब ये ऐसे जाएगा तो T1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे यार इसकी। अगर ये बॉडी ऐसे जा रही है तो T1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सर एक्सटेंड करते चले जाएंगे और फिर T1 से परपेंडिकुलर डाल देंगे तो जहाँ आ इसको जाएगा। थोड़ा सा, इसको यहाँ पर ना स्पेस क्रिएट कर लें अपने लिए जरा, है ना। अभी लिख तो चुके ही थे हम लोग वहां पर, ये T1 था। तो हम क्या करने जा रहे हैं, रिजल्टेंट निकाल करके, और रिजल्टेंट को आप एक्सटेंड कर दो और रिजल्टेंट को आगे लेते जाओ। तो आप ये कहते हो कि ये रिलेटिव पाथ होता है, मतलब दिस इज द रिलेटिव पाथ ऑफ T2 जब वो T1 के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, और T1 को आपने रेस्ट पर माना है, एक्चुअल में नहीं, एज्यूम किया है कि ये रेस्ट पे है। तो क्या मिनिमम पाथ आएगा, एक स्टेशनरी पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे, तो उस स्टेशनरी पॉइंट से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, और जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे यही इसका मिनिमम डिस्टेंस है। यहां तक तो समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। यहां तक आया समझ में? Yes, sir. अब इसको प्रोसीड कैसे करें आगे, ये मिनिमम डिस्टेंस निकालें कैसे? फिगर तो बन गया, निकालें कैसे? एक ऑप्शन कैलकुलस का भी था, वो भी कर सकते थे, लेकिन हमने कैलकुलस वाला ऑप्शन थोड़ा लेंदी है, ये भी ऑप्शन रिलेटिव वाला। तो एक काम करते हैं ना यार, ये जो u और v का पैरेललोग्राम लॉ से रिजल्टेंट बना है, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये थीटा एंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा मान लेते हैं। तो ट्रायंगल बना करके आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो, पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा। इसके अपोजिट एंगल भी निकाल सकते हो, इधर 90 बन रहा, मतलब सारे एंगल्स निकाले जा सकते हैं कुल मिला करके। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई है ना उसको एक नाम दे देते हैं। जो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी इसको कुछ VR से डिनोट कर रहे हैं, VR मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी। बताओगे जरा u और v के बीच में कितना एंगल बन रहा है भाई, u और v के बीच में 180 माइनस अल्फा। 180 माइनस अल्फा। तो रिजल्टेंट तो पैरेललोग्राम से निकल जाएगा, VR की वैल्यू दो वेक्टर का रिजल्टेंट लगा करके u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, और इनके बीच का एंगल बताया तुमने 180 माइनस अल्फा। यस सर। ओके, हाँ, तो प्लस 2uv और 180 माइनस अल्फा। बस cos 180 माइनस अल्फा होगा ना वो, तो cos 180 माइनस अल्फा की वजह से बेसिकली क्या बन जाएगा, वो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, और माइनस 2uv cos अल्फा, ये तो VR आ जाएगा रिजल्टेंट। और ये ध्यान देना, आपको ये भी पता है, मैं पहले से बता दूं, शायद वो डायग्राम में हट गया तो हो सकता है उसमें नजर ना जाए आपकी। पॉइंट T1 से Q तक का जो डिस्टेंस है वो A है, ध्यान दीजिएगा, और पॉइंट T2 से Q तक का जो डिस्टेंस है ये B दे रखा है, इस पर नजर होनी चाहिए आपकी। बताए बच्चे लोग कुछ और इसके अलावा स्ट्राइक हो रहा है कि वो D निकालेंगे कैसे, मतलब फिगर तो पूरा बन गया, यस सर, निकल जाएगा। क्या करें? सर साइन रूल यूज कर सकते हैं, ट्रायंगल T2Q और जो सर मैं नाम दे रिलेटिव रहा हूँ, जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है इसको M नाम दे देते हैं, और जो परपेंडिकुलर गिरा उसको N नाम दे देते हैं। सब नाम दे दो, नाम देने में क्या जा रहा है, NM नाम दे दिया, आप बताओ। तो सर हम लोग को T2Q पता है, तो सर साइन रूल अगर यूज करेंगे तो उससे QM पता चल जाएगा। ठीक है,
और सर QM पता चल गया तो सर T1M पता चल जाएगा, वो A माइनस QM हो जाएगा। ठीक है। और फिर सर अगर वो पता चल गया तो फिर सर ट्राइंगल T1NM से ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब अच्छा। और हाँ, जानते हो आप थीटा भी निकाल सकते हो अल्फा के फॉर्म में एक्चुअली में। यस सर। अगर आप देखो, अब ये चीजें ध्यान नहीं आ रही है ना हम लोग को। मैं अलग से सर अगर ये बाइसेक्टर होता है वो सर, बाइसेक्टर नहीं होगा तो भाई। बाइसेक्ट कर सर देगा तो वेक्टर अल्फा से भी हो निकल जाएगा। आएगा। नहीं नहीं, मैं बताऊं तुम लोग को, चीजें ध्यान नहीं आ रही हैं इस टाइम पर। ये जो दोनों वेक्टर तुमने लिखे हैं ना, V और U वाले, इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है और इनका रिजल्टेंट निकाला है तुमने। ये तो सर आप वेक्टर लोग को, से हो जाएगा। हाँ, आप लोग को शायद बिल्कुल कि शायद याद नहीं आ रहा है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जब निकालते हो और वो कोई एंगल बनाता हो, अगर थीटा, मतलब टोटल एंगल पता है आपको कि टोटल एंगल आपका 180 माइनस अल्फा है, टोटल एंगल। और रिजल्टेंट हमारा एक वेक्टर के साथ अगर थीटा एंगल बनाए, तो शायद आप लोग को याद नहीं आ रहा, बट मैं याद दिलाऊं, tan थीटा की जो वैल्यू बनती है ए और बी के रिजल्टेंट की, तो वो u साइन 180 माइनस अल्फा। अब ये कौन सा रिजल्ट लगा रहा हूँ, अगर आपको याद हो तो बताना। और v प्लस यू कॉस 180 माइनस अल्फा, कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पर? a sin theta upon a plus b साइन थीटा अपॉन b ए sin प्लस बी। theta upon a plus b cos theta. मतलब रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन निकाला जाता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में, रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालते हो बच्चा लोग लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में। यस सर, यस सर। तो थीटा की अभी, और अच्छा अभी थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकता है लगे क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज होती तो ये प्रॉब्लम नहीं लगता आपको। मेरा कहने का मतलब है कि जो थीटा है वो अल्फा का ही टर्म है, अल्फा के फॉर्म में आ जाएगा थीटा की वैल्यू। थीटा अननोन नहीं है हमारे लिए, और अल्फा क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि अल्फा भी पता है, थीटा भी पता है हमें। तो अननोन कुछ भी नहीं है इसमें। मुझे लग रहा है कि अल्फा थीटा कैसे निकलेंगे, बट अगर क्वेश्चन में इन सब की न्यूमेरिकल वैल्यूज होती तो यही क्वेश्चन आसान लगता अभी। और अब बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट है कि पहले आप एक काम करेंगे, पहले आप ट्रायंगल T2QM लेंगे। बिल्कुल जेन्युइन पॉइंट यही करना है आपको, ट्रायंगल T2QM। और इसमें हम कंसेप्ट लगाएंगे QM डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा इक्वल टू QT2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस अल्फा। क्योंकि QT2 मुझे पता है, QT2 का मतलब BA है, यानी कि QM की वैल्यू मिलेगी आपको, क्योंकि थीटा अल्फा सब पता है क्वेश्चन में। न्यूमेरिकल वैल्यूज होती तो अभी आप सब पता होता मुझे। और जब QM मिल जाएगा, QM मिल गया, तो देन आप क्या करो, ये निकालो। QM मिलने के बाद T1M वो हो जाएगा A माइनस QM। और अब दूसरा वाला ट्रायंगल कौन सा लोगे? अब आप ट्रायंगल चूज करेंगे M T1N, और वहां पर भी साइन रूल लगाना है। साइन रूल लगाओ, या वो तो राइट एंगल है तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी लगा सकते हो। राइट एंगल है तो आप सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से भी निकाल सकते हो अपने आंसर को। 90 डिग्री बन गया ना यहाँ पर। मतलब आपको स्टेप समझ आ रहा है कि हाँ यार, ऐसे अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा, यस यस सर। सर। है ना Yes, sir. स्टेप। यस सर। तो अब इसको करना है एग्जीक्यूट। आंसर सामने लिखा हुआ है, कैसे आ रहा है ये सोचने वाला पॉइंट है। मतलब ABC के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, बट तरीका इसका यही होगा कि जब भी आप रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स निकालेंगे, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में चल रहे हो, एक को स्टेशनरी करिए, दूसरे का रिलेटिव पाथ निकालिए, और उस रिलेटिव पाथ पर जिसको स्टेशनरी किया था उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करके वो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी। ये कुछ क्वेश्चंस मैं भेज दे रहा हूँ, बेसिकली ये रिलेटिव के ही हैं, जिसमें एक रिवर बोट का रिवीजन है, एक ट्रक वगैरह की ओवरटेकिंग का क्वेश्चन है, ये लिफ्ट के रिलेटिव वाला क्वेश्चन होता है। मतलब मेरा पर्पस था कि सब याद आ जाए, ठीक है। तो ये कुछ 6 क्वेश्चन है टोटल, 5 से 6 क्वेश्चन का रिलेटिव का भी बचा हुआ है। तो इसको अब ना अगली क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, और
क्लास के पहले बता देना इसमें से क्या क्या डाउट है, तो वो डिस्कस करके फिर आगे बढ़ जाएगी, मतलब क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लॉज ऑफ मोशन पे आएंगे।